उतार चढ़ाव के बीच फिर से मजबूत होते हुए बाजार बचे हुए आखिरी 1.5 घंटे में यह मजबूती बरकरार रहेगी, बढ़ेगी या फिर थोड़े फिसलेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर हो रहा है, दोनों तरफ के मौके आपको ये बाजार दे रहा है। इंडेक्स पर कैसे मूवमेंट को समझना है और बाजार में आपको क्या करना है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर, इस समय की पहले तो बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यह है कि मजबूत शुरुआत के बाद तेजी से फिसले बाजार और फिसलने के बाद वक्त बिताने के बाद फिर से मन बनाया है ऊपर की तरफ आने का। दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ लौटते हुए निफ्टी पर हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर है, 85 पॉइंट इस वक्त ऊपर है, 18,100 के आसपास। 18,135 का आज का है हाई। बैंक निफ्टी पर 75 पॉइंट ऊपर है, 42,700 के आसपास। 42,900 का हाई है और 42,400 का लो है। तो निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं। 300 पॉइंट की रिकवरी आप यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करीबन 125 पॉइंट की। सेंसेक्स 300 अंक मजबूत है आज मेटल्स। दुनिया भर के बाजारों में जो मजबूती आती दिख रही है मेटल्स में, और जो कोरोना की समस्याएं और या डर कम होने की खबरें चाइना से आ रही है, उसके दम पर मेटल इंडेक्स 3% उछला है। और उसके ठीक पीछे ऑटो, आईटी, रियल एस्टेट है। ये तीनों इंडेक्स भी मजबूत है। एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर से मजबूत है, आधा से 1% की तेजी। ये बता रही कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी होती दिख रही है। और ये जो मजबूती आई है पिछले कुछ आधे पौन घंटे में, इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट दे दीजिए आप डाउ फ्यूचर्स को, जो 150 पॉइंट के आसपास लगातार सुबह से बने हुए हैं। पिछले आधे घंटे में तेज दौड़ लगाकर डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। वहां से जोश और कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजारों को। यह है अब तक का पूरा रुझान। और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़िया आ रहा है सर। ब्रॉडर मार्केट्स, मेटल्स, पीएसयूज, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इवन आईटी, ये भी आज कमाल करने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी शेयर्स में भी खरीदारी है। बट एक बार इंडेक्स का अगर इंट्राडे देखें सर, वैसे अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो दिन में कुछ नहीं हुआ। सुबह जिस लेवल पर खुले थे वापस आप उसी लेवल पर आ रहे हैं। बट बीच में जो 2-3 बार ये बाजार मौके दे चुका है, स्पेशली जो पिछले आधे घंटे की मूव है, यहाँ से क्या समझना है सर? आज शाम अमेरिका के भी सेशन खुलने की तैयारी है, यूरोप पॉजिटिविटी दिखा रहा है, कैसे समझे इस एक्शन? तो चलिए पिछले आधे घंटे का मूव समझे, उससे पहले दीप शुरुआत में कारोबार के आधे घंटे के बाद का मूव पहले समझते हैं जी। अच्छा खासा खुले थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। एकदम 42,900 के आसपास हम बैंक निफ्टी पर, 18,125 के आसपास निफ्टी पर। ऐसा लग रहा था कि एक बढ़िया ब्रेकआउट 18,125 के ऊपर देकर 18,175 200 निफ्टी पहुंच जाएगा। 42,950 की एक रुकावट है, उसको पार करके 43,000 के आसपास ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। लेकिन मिनटों में ही, मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे सारा नुकसान करने में। और वो है ना, वो जब इस तरह से तेज गिरावट होती ना, तो पिछले हफ्ते की याद आकर आत्मा कांप जाती है। बिल्कुल। मतलब जो सबसे बड़ा नुकसान वो प्राइस करेक्शन का नहीं हुआ आज, वो सेंटिमेंट करेक्शन का हुआ। और वो सबको फिर से याद दिला जाए कि भाइयों, कोविड का डर खत्म हुआ है, लेकिन बाजार में गिरावट का जो डर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद रिकवरी में वक्त लगा, लेकिन रिकवरी धीरे धीरे बनती हुई दिखी। भलाओ डाउ फ्यूचर्स का 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज 200 पॉइंट ऊपर नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस वहीं से बढ़ता हुआ दिखा। और एक और चीज जो दीपी है आज की इस सुबह की गिरावट में, 2 चीजें अच्छी हुई है जी। एक, जो फिर से कमजोर ट्रेडर्स थे और जो ये इंतजार कर रहे थे कि जैसे बाजार टर्न लेगा वहां से हम अपनी पोजीशन कम करेंगे, जिनको डर था। एक तो क्या होता है, जब डर ज्यादा होता है तब लगता है बेच दे, और जब वापस से रिकवर होने लगता है तो तब सोचते हैं जितना बढ़ता है बढ़ने दें, वापस घूमेगा तब बेचेंगे। तो ये जब घूमेगा तब बेचेंगे वाले उन ट्रेडर्स की पोजीशन सुबह बिक गई। दूसरी बात जो अच्छी हुई वो ये है कि वो पोजीशन बिकने के बाद अगर आपकी तेजी पूरी की पूरी स्क्रीन पर बने, उसकी वैल्यू अलग है। गैप से खुलना, गैप से बंद होना एक अलग बात है, उसके भी अपने मजे हैं। जब आप गैप से खुलते तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी घंटी की मधुर आवाज बोलते हैं, आज देखिए गैप से खुल रहे हैं। लेकिन जो बढ़त आप स्क्रीन पर बनाते हैं, क्योंकि हर एक लेवल पर पार्टिसिपेशन है, हर एक लेवल पर कोई सेलर है जिसकी बाइंग हो रही है और आप ऊपर जा रहे हैं, करेक्ट? तो वो ज्यादा ताकत चाहता है। वो काम पैसे से होता है, खाली सेंटिमेंट से नहीं होता। गैप से आप ऊपर या नीचे सेंटिमेंट की वजह से खुल सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर स्क्रीन पर जाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, खरीदना है, कमिटमेंट चाहिए जी, तब जाकर आप ऊपर खुलते हैं। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। दूसरी एक और अच्छी चीज हुई है, आप मान भी सकते हैं अच्छी, नहीं भी माने तो नहीं भी माने, आपकी मर्जी पर, लेकिन हुई है वो ये कि सिर्फ तेजी के लिए आप बैंक निफ्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। यस सर, बिना बैंक निफ्टी के भी बाजार मजबूत हो सकता है। ये आज निफ्टी आप देखिए ना, दोनों का चार्ट लाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए सुबह शुरुआत में जो गिरा, आधा पौन घंटे भर से ज्यादा रहा नहीं नीचे, ठीक है, और तुरंत ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी कहाँ है?
हाँ ये इधर वाला लेफ्ट वाला, ओके मेरे लेफ्ट, ओके। सो बैंक निफ्टी को देखो अब जाके आया, अब जाके आया, यस बहुत टाइम लगाया। सो कल की लीडरशिप जो बैंक निफ्टी की ज्यादा की थी वो आज निफ्टी ने लिए। सो ये चर्निंग होती रहे, अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, मेटल है, ऑटो है, तो आपको कोई न कोई चलाने के लिए है। सो आई थिंक ये सारी चीजें आज के सेशन से जो टेक अवे है अभी तक का वो अच्छा ही है, कहीं कोई खराबी नहीं। और पैसा ऐसे में बनता जब मौका आपको मिले, गैप हो गया तो उसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस से, मतलब दो तरीके से आप पैसा बना सकते हैं बाजार में। एक तो है ना नसीब से, और एक दूसरा अपने कॉन्फिडेंस से, स्किल से। तो नसीब से तो आप कभी भी कुछ भी करो, किस्मत ही अच्छी लिखवा के लाए तो वो हो ही जाएगा। वो दिन आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अच्छा है, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अच्छा तो बन ही जाएगा। दूसरा ये कि आपकी स्किल है कि 18,975 पे मुझे लेना है, 18,025 पे लेना है, या 18,125 पे पहली रुकावट है, या 42,950 पे रुकावट है। वो कैलकुलेशन अगर आपकी, वहां पे आप एक सोच समझ कर कॉल लेते हैं लेने या बेचने का, तो वो पैसा जो आता है वो क्वालिटी वाला है, वो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगा कि हाँ मैंने अपने दिमाग से, अपने क्वालिटी से, अपने स्किल से, अपने लेवल को समझ के एंट्री एग्जिट किया और उसमें पैसा बनाया। बाकी जिसकी किस्मत है वो तो कुछ ना करे, जाके ट्रेड करके 12 से 3 पिक्चर देखे उसके भी पैसे बन जाए, बन भी सकते हैं, लग भी सकते हैं, आइदर थिंग, ज्यादा चांस जो भी हो मतलब यू नेवर नो, वो वाली बात है। ठीक है, बट ओवरऑल ठीक है आज का मार्केट, बिल्कुल बढ़िया मूड में है मार्केट, और अभी तो डेज हाई पर आप ट्रेड भी कर रहे हैं। कुछ बेहतरीन कॉल्स भी आने की तैयारी में एक्सपर्ट्स के साथ। आइए उससे पहले खबरें, ट्रिगर्स दोनों जाने जाएं कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बाजार के लिए ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। बाजार के लिए ट्रिगर्स में आज रेडियंट कैश मैनेजमेंट फोकस में रहेगा। आईपीओ इसका आज बंद होने वाला है, देखना होगा कि फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या निकल कर आता है। हालांकि अब तक हमें थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस ही मिलता हुआ नजर आया है। साथ ही कल के दिन में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बैठक है कॉल ड्रॉप और स्लो नेटवर्क मामले को लेकर, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और 29 दिसंबर गुरुवार यहाँ पर फोकस रखिए। अमर राजा बैटरीज, इसका एफएनओ स्पेस में आखिरी दिन होने वाला है। साथ ही इंडाइसिस में बदलाव है, निफ्टी 500 में सारेगामा निकलेगा और रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर ये ऐड होता हुआ भी नजर आएगा, ये क्लोजिंग से इफेक्टिव हो जाएगा। देवयानी इंटरनेशनल, इस पर भी फोकस रखिए। ग्रुप कंपनियों के मर्जर को लेकर शेयर होल्डर्स और साथ ही क्रेडिटर्स की बोर्ड बैठक होने वाली है। इनफैक्ट माफ कीजिएगा, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की बैठक होने वाली है। साथ ही अमेजॉन जो है अपना फूड डिलीवरी सर्विस बिजनेस भारत में बंद करेगा 29 दिसंबर से, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो लागू हो जाएगा 29 से। आईपीओ के लिहाज से केफिन टेक्नोलॉजीज, इस पर नजर रखिए। लगभग 2.59 टाइम से सब्सक्राइब हुआ था, तो इसकी लिस्टिंग होने वाली है गुरुवार को। ओके, ये ट्रिगर्स है। नहीं, गुरुवार मतलब परसों तक के बता दिया आपने? बस परसों तक के ही थे। शुक्रवार के हैं कि नहीं है? निकाल लेता हूँ सर। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे लगा कि है ही नहीं, इसलिए बताया नहीं कि भाई अब क्या शुक्रवार तक तो ईयर एंड आ ही जाएगा, तो कौन मतलब वैसे भी बताने को तो एक दो लाइन ही और सही नहीं जाता। चलिए बढ़िया है। आइए खबरें अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए जी। खबरों में एलएनटी, जिनको लगभग 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में एक ऑर्डर मिला है, और ये पावर ट्रांसमिशन कारोबार के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। लॉरिस लैब, इनके आंध्र प्रदेश प्लांट में 26 दिसंबर को आग लगी थी, और उस हादसे में लगभग 4 कर्मचारी जो हैं उनकी मौत भी हुई है। उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी अपडेट दिया है कि हादसे का ऑपरेशन पर कोई असर नहीं है। कैपेसिटर इंफ्रा, यहाँ पर इनको अगर साफी बुरहानी ट्रस्ट है उनसे इनको लगभग 700 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। और बिंदु फार्मा कंपनी की जेवी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी से अगर आप करेंगे उनसे मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो मंजूरी मिली है ये एक इंजेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री के लिए जो है कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है, जिसमें आईओबी लगभग 38 लाख शेयर्स, EIH 6 लाख, यूको बैंक 30 लाख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1 करोड़ के आसपास, और पावर ग्रिड 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, चलो बढ़िया उतना ही है। 30 लाख शेयरों का यूको बैंक में हुआ है ट्रेड, ओके, और पावर ग्रिड में 10 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है। तो ये है आपके लिए आज के सारे एक्शन वाले शेयर। एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ 18,100 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी, और 42,750 के करीब आता हुआ बैंक निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे का शुभारंभ करते हैं बिगुल्स के साथ। बिगुल्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल, यानी कि ढेर सारे बिगुल हैं। और स्वागत सबका है। सुमित जी दिख रहे हैं, हिमांशु जी, शरद जी, बंसल जी के साथ कुणाल जी गायब है, सिमी जी और मुदी जी, आप सबका स्वागत है। आइए पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाएं।
गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, पहले तो एक अपडेट, सुबह 10:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में जो पुट ऑप्शन दिया था 42,600 का, उसका टारगेट अचीव हो चुका है, तो उस पर मुहर लगाई जा सकती है। और अनिल जी, साथ ही साथ जो दूसरा ट्रेड है वो एक एक्सपायरी का ऑप्शन है और वो एक स्टॉक में है। और मेटल स्टॉक में अनिल जी, जिस तरह की हमने आज जबरदस्त मूव आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ काउंटर्स हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को में 80 रुपए के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है, जो कि 80 पैसे के आसपास अभी ट्रेड करता है। सिर्फ 30 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मतलब 50 पैसे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 2 रुपए का पहला टारगेट, 2 रुपए 40 पैसे का दूसरा टारगेट। नैल्को की 80 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, पहले तो हमने देखा कि स्टॉक में जबरदस्त सुबह से स्ट्रेंथ बनी हुई है, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, अच्छी खासी अनवाइंडिंग सुबह से ही हम देख रहे हैं कि 77, 78, 80 तक की कॉल्स में देखने को मिली। और अब यहाँ पर 82 की स्ट्राइक के इन द मनी में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि जो इसका प्रीवियस हर्डल था 80 रुपए का, ये स्टॉक उसको पार करने के लिए तैयार है। और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 83, 84 रुपीज के आसपास है, मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। ऐसा होने पर ये जो कॉल ऑप्शन है 80 की, इसमें 2 से 3 गुना होने का पोटेंशियल है। तो 80 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चले, 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 2 रुपए और 2.5 रुपए का टारगेट। तो ये है आपके लिए नेल्को में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। 80 रुपए का कॉल ऑप्शन स्पेशल पिक के बिगुल के साथ तैयार हो रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी। आइए उनके लिए बिगुल स्पेशल कॉल का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कई लोगों को मार्केट की तेजी पर डाउट हो रहा है। तो देखिए ये जो स्टॉक है स्पेशल पिक वाला, ये है JSW स्टील। और देखिए मार्क गिरा हुआ था, एकदम से बढ़ा है आज, और सिर्फ दिसंबर के जो इसके हाई थे उसको इसने क्रैक कर दिया। तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो जो लोग मार्केट की तेजी को लेकर भयभीत हो रहे हैं, इसी तरीके से अनिल जी निफ्टी भी दिसंबर के हाईस को तोड़ेगा विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल। एज ऑफ नाउ स्पेशल पिक है JSW स्टील, इस पर खरीदारी की राय है। फ्रेश लॉन्ग्स का, शॉर्ट कवरिंग का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए मैसिव आउट परफॉर्मेंस JSW स्टील से देखने को मिल रही है। ये बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने सारे पेयर ग्रुप को आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई भी ऐसा स्टील स्टॉक नहीं है जो कि नए कीर्तिमान, नए हाइज बना रहा हो। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि नए हाइज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। हमारी खरीदारी की राय है इन स्तरों पर खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस आपको रखना है 750 रुपए पर, 750 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 782 रुपए का, 782 का। इवेंचुअल टारगेट 799, 799 रुपए का दूसरा लक्ष्य है, जिसके लिए JSW स्टील में खरीदारी कराए। 800 रुपए का नहीं देंगे। जो सुबह का फॉर्मूला है जैन साहब का, वही फॉर्मूला हमारे कुणाल जी भी लगाते हुए 799 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। और 782 का छोटा टारगेट, 750 का JSW स्टील स्पेशल पिक के तौर पर। और अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। जल्दी जल्दी ले लो, मेटल स्टॉक बाद में बचेंगे नहीं, 4-5 ही है। सुमित जी बताइए आपका कौन सा है? NMDC। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेटल सेक्टर ने तो मूव दिखा दिया है। तो मैं मेटल के बाद अब जो दूसरा सेक्टर, जो हमेशा ये 2 सेक्टर वीक रहते थे, IT और मेटल, तो मैं सोच रहा हूँ मेटल सब पकड़ रहे, तो मैं IT से शुरुआत करता हूँ। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया, उसका भाव चल रहा है 295, 295। स्टॉक का नाम है Vsoft। बिरला सॉफ्ट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक के अंदर यहां से पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने कल भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया लोअर लेवल से, आज कल के और परसों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अब IT सेक्टर के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। Vsoft के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। एक हफ्ते का व्यू लेके यहां पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर नीचे में 280, 285 ये सपोर्ट लेवल्स है। 280 का स्टॉप लॉस लगा के Vsoft में खरीदारी करें। ऊपर में 310 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 315 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें Vsoft। तो ये है बिरला सॉफ्ट, जहां पर 280 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी 310 से लेकर 315 के टारगेट के लिए। आइए बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर का। जी सिमी जी बताएं।
वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मेरे भी रडार पर कोई दूसरा स्टॉक ही है, दूसरा सेक्टर है, मेटल नहीं है। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया था, डेट भी बता सकते हैं, 19 दिसंबर को मैंने एक बार पहली बार दिया था। स्टॉक का नाम है JBM ऑटो। अभी वापस मैं दोहराऊंगी क्योंकि इस करेक्शन में जो लास्ट एक वीक में निफ्टी इंडेक्स में जो भी करेक्शन आया, उस करेक्शन का कोई भी असर JBM ऑटो में नहीं आया। अब ये स्टॉक एकदम लोअर लेवल से घूम रहा था, 500 के आसपास कंसोलिडेट किया। आज सुबह से ये स्टॉक 500 का लेवल पार करके मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस से एक नया पुश इसको चाहिए जो इसको नया टारगेट्स दिखा सकता है। मेरा अभी का पहला, जब मैंने 19 दिसंबर को दिया था तब 460-64 के आसपास दिया था। अभी 500 के ऊपर मैं वापस दे रही हूँ क्योंकि इसमें मार्केट करेक्शन का कोई असर नहीं है। ये स्टॉक यहाँ से बहुत जबरदस्त तेजी शो करेगा। पहला टारगेट होगा 575, दूसरा होगा 600, तीसरा होगा 675। 575 से 675 के बीच में सिर्फ 25 पॉइंट का ही डिफरेंस है। 600 के बाद ये स्टॉक सीधा 675 तक जाएगा। इसका सपोर्ट मेरे साथ सेठी जी का भी है क्योंकि JBM ऑटो में उन्होंने भी बुलिश व्यू ही दिया था लास्ट टाइम जब उन्होंने कहा था, और हेमंत सर का भी इसमें बाई कॉल था। तो पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे साथ और कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे दोबारा JBM ऑटो दे रही हूँ। मुझे लगता है कि ये खरीद कर चलिए। 480 का स्टॉप लॉस इस बार के लिए मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट 575, दूसरा 600, तीसरा 675। कितने दिन के लिए सिमी जी? 675 बड़ा नहीं टारगेट, 175 रुपए ऊपर। 175 का, एक मिनट, 175 का मतलब हुआ 35% ऊपर का टारगेट है आपका। 4 से 6 महीने पकड़ लीजिए, उतना भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, 4 से 6 महीने, मुझे लगा आजकल के लिए आप दे रहे हो। हाँ, मुझे लगा नहीं, 2-3। आजकल देखिए अनिल जी, मोमेंटम ऐसा है ना, 5 से 10% तो 2 दिन में ही लग सकता है, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएगा। वो जाने दीजिए, उसमें कुछ आते जाते नहीं है। 19 दिसंबर का 460-64 के बाद ये जितना मोमेंटम पकड़ा था, उसके बाद सबसे बड़ा बात ये है जिसलिए मैंने आज भी चूज किया, ये स्टॉक इस रिसेंट करेक्शन में कोई असर इसमें नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं था। 500 से 480 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। आज सुबह से ये 500 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, सुबह से मेरा नजर में था। तो SPL मिड कैप में नहीं चुना क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने SPL मिड कैप में भी दिया था, तो इसलिए मैंने SPL मिड कैप से हटा दिया। नहीं तो स्टॉक तो ऐसे ही अच्छा है, परफेक्ट है। ठीक है, ओके, JBM ऑटो इस पर करके चलें आप खरीदारी। ऑटो स्पेस में वैसे भी एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है। टाटा मोटर्स में हमने देखा, संवर्धना मदरसन के बारे में अनिल जी भी आज सुबह बात कर रहे थे। आइए मुदित जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। कोइंसिडेंटली मेरा स्टॉक मैच हुआ है। बिरला सॉफ्ट ही मेरा स्टॉक था, सब कुछ सुमित जी ने बोल ही दिया है। बट यहाँ पर एक चीज कहूंगा, ऑप्शन चेन डेटा बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह के ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं, 320 तक के राइटर्स यहाँ पे क्लियर कट अनवाइंडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 280 तक का राइटर जो ट्रैप है, वहां पर पोजीशन कवर होती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी चीज के लिहाज से स्टॉक में बिल्कुल 310 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। मेरा पहला टारगेट यहाँ से 308 का था, दूसरा टारगेट 315 था। ऑलमोस्ट सुमित जी के साथ ही सिमिलर बैच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बीसॉफ्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे अपसाइड के लिए बीसॉफ्ट तैयार हुआ है। स्टॉप लॉस 292 का रहेगा। तो बिरला सॉफ्ट, सुमित जी और मुदित जी दोनों की ही कन्विक्शन कॉल आपके लिए आ रही है। इस समय डेज हाई पर निफ्टी अब 18,125 के करीब आने की कोशिश कर रहा है और बढ़िया कंट्रीब्यूशन आपके लिए सारे मेटल काउंटर्स का बन रहा है। सुमित जी, जब बात चल रही थी और आपने अभी खरीदारी की राय दी बिरला सॉफ्ट पर, मुझे लगा सेल पर भी आप अपना व्यू देंगे। सुबह भसीन साहब भी खरीदारी की राय देकर गए थे। सेल के चार्ट पर क्या व्यू बन रहा है सुमित जी? 80 का लेवल क्रॉस किया इसने, बाउंस बैक का व्यू बन रहा है दीपांशु। ये सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बाउंस बैक आ रहा है। सेल के अंदर कल और आज के अंदर करीब करीब 7 रुपए का मूव हमने लोअर लेवल से देख लिया है और अभी ये यहां से और बाउंस बैक दिखा सकता है, जिसके अंदर 82 का इसके अंदर 200 DMA लेवल है। 82 का लेवल निकलने पे 88 रुपए तक का मूव सेल में इस बाउंस पे देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी 76-77 के पास बन रहा है। 77 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। 82 का पहला टारगेट है। 82 के बाद 88 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में सेल में देखने को मिल सकता है। सेल आपके लिए एक बढ़िया विकल्प इस समय बन सकता है, इस पर रखिए नजर। सुबह भसीन साहब के भी रेडार पर था ये काउंटर। कई सारे कैश काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। अभी हम बात कर ही रहे थे टी एंड कॉफी शेयर्स, यहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है और CCL प्रोडक्ट्स
कई बार हमारे चैनल पर ये काउंटर डिस्कस भी होता है, बढ़िया मूव दिखा रहा है। बंसल जी जरा CCL प्रोडक्ट्स का चार्ट देखें सर, आज 8% ऊपर चल रहा है, क्या व्यू है इस पे? दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है, तो जिनके पास है बने रहे, होल्ड करें, और डिप में अगर 538 540 के लेवल्स मिलते हैं तो वो अच्छे स्तर है खरीदने के लिए, तो बाय ऑन डिप्स करें और होल्ड करें। ये है आपके लिए CCL प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। और सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आज कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर्स सारे दौड़ रहे हैं, एग्री कमोडिटी सेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं, टी, कॉफी, शुगर। हालांकि शुगर में ऑफकोर्स वो एथेनॉल की खबर भी है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर इस समय? चाइना की खबर है या फिर थोड़े कंसोलिडेशन के बाद मूव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं सर इस एक्शन को? देखिए, कॉफ़ी में तो ऐसा है कि ब्राज़ील के क्रॉप में थोड़ी बहुत कमी आने की गुंजाइश आई है पिछले 10-15 दिनों में, तो उसकी वजह से कॉफ़ी में थोड़ा प्राइसेस में भी रिवाइवल है, तो उसका फ़ायदा कॉफ़ी स्टॉक्स को मिलना चाहिए। चाय में मुझे लगता है नॉर्मल ग्रोथ ही आनी चाहिए, कुछ ऐसा अब नॉर्मल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। शुगर में एथेनॉल का एक एडेड फ्लक्स है और इंटरनेशनली प्राइसेस में भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट ऊपर काफ़ी हो गई है, तो मुझे लगता है शुगर में फ्रंटलाइन स्टॉक्स में 10-12% की और एप्रिसिएशन की गुंजाइश बचती है। कॉफ़ी स्टॉक्स में थोड़ा और मूवमेंट आपको मिल सकता है, क्योंकि एक बारी अगर कॉफ़ी का इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ा कंटिन्यू करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ टाटा कॉफ़ी एक बढ़िया बेट हो सकती है। बाकी चाय में और बाकी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अपसाइड बननी चाहिए। सर्दी बढ़ जाए कर जाए तो भी ऐसा कोई चाय वाय पीने का प्रचलन बढ़ेगा नहीं। शरद जी, क्या ये समझना ठीक है? नहीं सर, चाय तो वैसे भी हमारे देश में हम लोग हद से ज्यादा ही पीते हैं वैसे भी, और सर्दी में हमारे देश में सबको मत बोलो, कुणाल जी की बात अलग है। हाँ, बाकी हम तो क्या है, मैं दिन में 2 पीता हूँ, कभी कभार कोई बहुत ज्यादा पूछ ले तो तीसरी हो जाती है। कुणाल जी, क्या बढ़ती हुई सर्दियों के साथ आपने 4-5 कप रोज एक्स्ट्रा चाय पीना शुरू किया है? अनिल जी देखिए, निश्चित रूप से कंजम्पशन तो बढ़ा है अनिल जी। मैं इसको प्लॉट करूंगा अनिल जी चार्ट पर, कुछ एक इंडिकेटर्स डालकर आपको पूरा एक तस्वीर बताऊंगा, लेकिन अनिल जी डेफिनेटली कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है अनिल जी, कम से कम यहां पर तो बढ़ ही रहा है। और अनिल जी जबरदस्त जाड़ा है दिल्ली में। सबूत क्या है, मतलब कैसे मानूं मैं आपकी बात? अनिल जी कैसे? अनिल जी तस्वीर भेजूंगा आपको। अच्छा, तस्वीर भेजूंगा आपको, अलग अलग कप में अलग अलग समय पर। अच्छा, ये देखो हिमांशु जी भी दिखा रहे चाय पीते हुए। हिमांशु जी, चाय है अंदर? मैंने वही कहा अनिल जी, सबूत मैंने कहा सामने है आपके। अच्छा, बंसल जी भी कुछ सबूत देना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, कुणाल जी और हम तो चाय मिल रहे हैं, अनिल जी चाय पार्टी करते हैं, आज भी हम शाम को मिल रहे हैं। अच्छा, बट अनिल जी अगर कुणाल जी ने आपको तस्वीर भेजी तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब चार्ट कॉर्नर खत्म कर देंगे। कुणाल जी अनिल जी तस्वीर नहीं खिंचवाते आजकल जब चाय पे मिलते हैं, तो आज तो अनिल जी मैं खींच के आपको भेजूंगा। कहते हैं आई डोंट लाइक गेटिंग क्लिक एंड बीइंग पोस्टेड ऑन ट्विटर। अनिल जी आजकल ये डायलॉग मारते हैं अनिल जी, अंग्रेजी में वो भी, तो आपको वापस जवाब देना भी मुश्किल होता होगा, तो फिर आप सोचो जा रहे तो छोड़ो, पिक्चर कर तस्वीर खिंचवा के भी क्या करना है। चलिए बढ़िया है। तो सर्दियों के मौसम में चाय का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और स्पेशली उत्तर भारत में ये रिपोर्ट आ रही है, और उसका असर आज आप चाय के शेयरों में देख रहे हैं। और दुनिया भर में कॉफी का कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो इन पर भी रखना है फोकस। आइए, मजबूती के साथ बाजार हैं, अभी भी तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। साल 2023 बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा? कौन से बड़े फैक्टर्स बाजार के लिए अहम होंगे, और कौन से ट्रिगर्स होंगे दुनिया भर के लिए जिन पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की नज़र है? बड़े ब्रोकरेज हाउस, बड़े इंस्टीट्यूशंस पूरे दुनिया भर के बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये कुछ एक डिटेल्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। नूपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। नूपुर बताइए, बड़े लोग क्या क्या कह रहे हैं तो 2023 के बारे में? सर, बड़े लोग 2 ही बातें कह रहे हैं। एक तो रिसेशन उन्हें दिख रहा है, आएगा। हाँ, यूरोप और यूएस में इन्फ्लेशन खत्म होगा साल खत्म होने तक 2023 में। डॉलर पीक आउट हो जाएगा। इमर्जिंग मार्केट्स काफ़ी अच्छा करेंगे। वाह। और इंडिया पे बुलिश है।
बस तो खाली लास्ट वाली बता दो, बाकी सबसे कम क्या लेन देना है। नहीं बताइए क्या क्या खास फाइंडिंग्स है वो बताइए। बिल्कुल सर, क्रेडिट स्विस के साथ स्टार्ट करें तो उनका यही मानना है कि यूरोजोन और यूएस में रिसेशन शुरुआत में दिखेगा, लेकिन जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन का पीक आउट है तो हो सकता है साल के अंत तक ये भी सॉर्ट आउट होता नजर आए। अगर इन्फ्लेशन में गिरावट होती है तो फिक्स्ड इनकम एसेट से उन्हें ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। इक्विटीज़ पे उनका कहना है कि 2023 थोड़ा सुस्त रह सकता है, परफॉर्मेंस वहाँ पे हल्की हो सकती है क्योंकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन अर्निंग्स की तरफ से उनको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा इक्विटी मार्केट को। सिक्लिकल कमोडिटीज़ पे उनका कहना है कि जो मांग हमने इस साल देखी थी वहाँ पे थोड़ी सी धीमी गति आ सकती है, मांग थोड़ी सी ठंडी हो सकती है 2023 में, लेकिन वहाँ पे पिकअप एंड ऑफ द ईयर तक आ सकता है। करेंसीज पे उनका क्रेडिट स्विस का मानना है कि हॉकिश जिस हिसाब से यूएस फेडरल की पॉलिसी है, डॉलर शुरुआती साल में सपोर्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही ब्याज दरों में कमी होती है चलते आगे चलकर तो यूएस में भी डॉलर में भी थोड़ा पीक आउट नज़र आएगा। रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरह से ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट पर कमेंट्री आई है, जहां पे उनका मानना है कि 2023 एक चैलेंजिंग ईयर रह सकता है इस सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन है उसके चलते। मॉर्गन स्टैनली ने भी दो ही बातें कही है। उनका कहना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही चीज़ में कमी हो सकती है 2023 में, डॉलर पीक आउट होगा जिसकी वजह से बॉन्ड्स और इमर्जिंग मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। उनका मानना है कि फेड और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है अपनी दरों में जो आखिरी बढ़ोतरी है वो जनवरी और मार्च में कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ग्लोबल बाजार में मार्च और अप्रैल से ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि जिस हिसाब से ग्लोबली हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देख रहे हैं वो 2023 में वहां पर गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। फिडेलिटी इंटरनेशनल का कहना है कि रिसेशन की चिंता तो रहेगी, इक्विटीज़ पे वो अंडरवेट है, ओवरवेट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, और जिस हिसाब से उन्होंने इक्विटीज़ की बात की है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूएस के इक्विटीज़ को वो प्रेफरेंस देते हैं यूरोप से, और एशियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स में वो न्यूट्रल है यूके जापान में, और इंडिया पे उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हाई क्वालिटी शेयर्स पे वो फोकस करना चाहते हैं और वो इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी है। इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट को भी इमर्जिंग मार्केट में इंडिया पसंद है और यूएस मार्केट्स भी पसंद है। उनका यही कहना है कि डिफेंसिव की तरफ से अब वो अपना पोर्टफोलियो है वो थोड़ा हल्का कर रहे हैं और जो हाई इनकम जो हाई अर्निंग ग्रोथ स्टोरीज है उन कंट्रीज में उन रीजन्स के स्टॉक्स में वो पैसा डालेंगे। आईएनजी बैंक का कहना है कि महंगाई की जो चिंता है वो बनी रहेगी 2023 में। कमोडिटीज़ पे उनका कहना है कि जिस हिसाब से हमने 2022 देखा काफ़ी ज़्यादा डिमांड और उतार चढ़ाव था, 2023 भी एक वॉलेटाइल ईयर रहेगा। एनर्जी क्राइसिस और कंज्यूमर डिमांड सेंटिमेंट से आगे चलकर डिसीजंस बनेंगे। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो ऑल इन ऑल रिसेशन इन्फ्लेशन पर इंडिया पे बुलिश है। चलिए, तो दुनिया भर में चिंताएं रहेगी लेकिन भारत रहेगा मजबूत, ये मानना है बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टर्स का। तो अमेरिका में ब्याज दरें टॉप करती हुई दिखेगी, डॉलर इंडेक्स की मजबूती टॉप करती हुई दिखेगी और साथ ही साथ महंगाई काबू में आती हुई दिखेगी, लेकिन वक्त लगेगा और इस सब प्रोसेस के दौरान थोड़ा मुश्किल भरा माहौल रहेगा ग्लोबल, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स और ख़ास तौर से भारत रहेगा मजबूत। जरा इन रिपोर्ट्स पर एक बार राय ली जाए शरद जी से भी। शरद जी, आप सहमत हैं? नहीं तो आप अलग से एक रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। नहीं, ब्रॉडली मैं सहमत हूँ, बट मेरे हिसाब से डॉलर में और इंटरेस्ट रेट्स की पीकिंग आउट अभी भी देखनी बाकी है। डॉलर इंडेक्स में तो लगभग कहीं ना कहीं ऑलरेडी पिछले 5-7% की जो मूव आई है वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है कि डॉलर लगभग पीक आउट हो गया है। कमोडिटी साइड पे भी इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम हो रहा है। मेरे हिसाब से तेल और उसके डेरिवेटिव्स में जैसे जैसे अगले 6 महीने में यूरोप और यूएस में विंटर पोस्ट विंटर ग्रेजुअली ज़्यादा करके यूरोप में वो सेटल डाउन होता है, तो उसका फ़ायदा भी हमें दिखना चाहिए। तो और जहाँ तक इंडिया की रेजिलियंस की बात है, एफआईआई फ्लोज भी अगर एड ऑन हो जाते हैं, डोमेस्टिक फ्लोज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशंस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, कंपैरेटिवली बाकी बाजार ग्लोबली थोड़ा सबड्यूड है और रिसेशन भी आता है तो लार्जली टेक्निकल होना चाहिए। तो पॉजिटिव व्यू मेरा तो है ही है और मुझे लगता है भारतीय बाजार तेजी रहने चाहिए और ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अननर्व करने वाला मुझे नहीं लगता इवेंट होगा। रिसेशन आता भी है तो टेक्निकल और शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। तो ये है आपके लिए शरद जी की तरफ से भी राय। आइए 2:30 बजे हैं, सेठी साहब से मुलाकात करने का है वक्त।
सेठी साहब सुस्वागतम। एक तो पहले कल के गोदावरी पावर के लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। कल के बाजार में जो आपने टारगेट दिए थे, मेरे ख्याल से 330 के आसपास स्टॉक आपने रिकमेंड किया था, 355 60 जो भी याद एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन टारगेट आगे मैंने सुबह देखा था, सही है? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु, अनिल जी कल 330-32 के लेवल पे गोदावरी पावर एंड इस्पात रिकमेंड किया था, 355 के टारगेट थे। अभी 361-62 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7% ऊपर है। बढ़िया, बधाई। अच्छी तेजी हुई है कल और आज में। और दूसरा सिमी जी को भी धन्यवाद अनिल जी, जेबीएम ऑटो के लिए उन्होंने याद किया। इस स्टॉक को भी मैंने कुछ वीक्स पहले 420 के लेवल पे रिकमेंड किया और बाजार में इतनी भारी गिरावट के बावजूद 20% ऊपर है वहां से। लेकिन ये कुछ ना कुछ टाइमलाइन तो बनानी पड़ेगी इसकी धन्यवाद देने की। 3 साल पहले वाला भी धन्यवाद देना, 3 हफ्ते तक का तो फिर भी ठीक है, 3 साल वाला भी देने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हर एक में धन्यवाद हो जाएगा। फिर तो सारे आपके हिसाब से किसको काम पे लगाया जाए धन्यवाद की एक वो गाइडलाइन बनाने के लिए? जो सबसे कम देता है उसको बनाओ। कुणाल जी, अच्छा कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सेठी साहब ने तुरंत अनिल जी सिमी जी को धन्यवाद दे दिया जी, तो अनिल जी वो बिल्कुल सेफ चल रहे हैं अनिल जी। और मुझे उनका ये मूव काफी अच्छा लगा अनिल जी, सही किया उन्होंने। चाहे 3 साल पहले दिया हो या 4 साल पहले दिया हो, धन्यवाद करके अनिल जी सही कर रहे हो। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज से ठीक 11 महीने पहले वो आप ही से ये सब सीखे थे, 1 फरवरी को पिछले साल। इनफेमस इंसिडेंट। उसके बाद उनको समझ में आ गया जो कुणाल जी ने किया। उसके बाद सिमी जी से पंगा नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं सेठी साहब की पिक। सेठी साहब बताएं सर, आज का पहला शेयर। बिल्कुल अनिल जी, बट ये कॉल बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, इसीलिए सिमी जी को भी याद था। तो रिसेंट कॉल है ये जो जेबीएम ऑटो पे जो मैंने दी थी। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आज का जिसमें खरीदारी करनी है वो वापस मेटल सेक्टर से ही रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरस, जो अभी 335 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग पिग आयरन और फेरस कास्टिंग्स बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पे पिग आयरन सेगमेंट पे इनका 42% का मार्केट शेयर है, फेरस कास्टिंग में 21% का मार्केट शेयर है। और कंपनी मेनली ऑटो सेक्टर, ट्रैक्टर, फिर डीजल इंजन, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। एक दमदार कंपनी है। हाल ही में इन्होंने ISMT नाम की एक और लिस्टेड कंपनी है, उसका एक्विजिशन किया और उसको एक्विजिशन करने के बाद क्लियर टर्न अराउंड कर दिया। मतलब अगर आप ISMT के नतीजे देखेंगे, 51% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी थी। इस सितंबर तिमाही में 47 करोड़ का पिछले साल नुकसान किया था ISMT ने, उसको टर्न अराउंड करके 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस तिमाही में, इस सितंबर तिमाही में। बाकी इस कंपनी के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर होने जा रहा है वो एक, इनको 2 आयरन ओर की माइंस अलॉट हुई है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही या आने वाले क्वार्टर में शुरू होगा और उसके अंतर्गत इनको 3.5 लाख टन आयरन और कैप्टिवली आ जाएंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। खुद का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 100%। और FIS DIS भी बुलिश है, जिसमें मेनली HDFC है, IDFC है, अराउंड 9.6% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 355 का, स्टॉप लॉस रखना 330 रुपए का। स्टॉप लॉस 355 का टारगेट, किर्लोस्कर फेरस पहला स्टॉक। और दूसरा भी बताइए सर। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। स्टॉक का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE के नाम से ट्रेड होता है ये स्टॉक। 285 के लेवल पे अभी स्टॉक काम करता है। ये कंपनी क्रेन्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जैसे फोक लिफ्ट्स है, फिर रोड कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं वो बनाती है। इसके अलावा एग्री इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, वो भी बनाती है। मतलब मेनली अर्बन इंफ्रा और रूरल डेवलपमेंट इन सेक्टर्स को कैटर करती है। और चूंकि हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है तो ये दोनों सेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव लगते हैं। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी क्रेन बनाने वाली कंपनी है विद 60% मार्केट शेयर और फॉकलिफ्ट के सेगमेंट में 3rd लार्जेस्ट है भारत में। 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे L&T है, टाटा है, कोल इंडिया, BHEL, राइट्स, अशोका बिल्डकॉन, इन सबको कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। पैट आया 33 करोड़ का, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 22 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 20%, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और FIS DIS भी 8.8% स्टेक ओन करते हैं। और इसमें अनिल जी एक और बात है, मेरा पसंदीदा MIT
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें 3.33% स्टेक ओन करती है। तो अनिल जी एक दमदार कंपनी है, स्टॉक अपने मतलब रिसेंटली करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 280 रुपए का। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर खरीदारी करें, 310 का टारगेट, 355 का टारगेट है आपके लिए किर्लोस्कर फेरिस, दोनों काउंटर्स सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से लेते हैं अब उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। 3 दिन के बाद खुलेंगे अनिल जी अमेरिकी बाजार और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है सर, आधा % की तेजी। डाउ नाज़डैक फ्यूचर्स दोनों आपको इस समय दिखाएंगे। नाज़डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है, अब आधा % हो गया, तो बढ़िया तेजी वहां पर आपको आती हुई दिख सकती है। यूरोप के बाजार यहाँ पर भी आधे से 1% की तेजी दिख रही है, अच्छे मूड में है। कच्चा तेल ठीक है, रुपया थोड़ा आज 17 पैसे कमजोर हुआ है, कल 21 पैसे मजबूत होने के बाद, तो कल और आज लगभग आप कह सकते हैं सेम लेवल पर ही है। और एशिया सारे के सारे बाजार जितने भी आज खुले थे पॉजिटिव ही रहे, तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में, हमारे बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, स्पेशली बैंक्स। क्या करना है सर? और यूके आज बंद है, यूके बंद है, तो जितना 250 पॉइंट शुक्रवार को चढ़े थे डाउ पे, हम उतना ही 250 पॉइंट अभी भी मजबूत और फ्यूचर्स में दिख रहे हैं, यानी कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन होना चाहिए। हम जो थोड़ा सा अटक रहे हैं वो 18,125 के आसपास आकर अटक रहे हैं निफ्टी पर। पहले निफ्टी के लेवल बता दूं, 18,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 के पुट पर है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा। तो 17,975, 18,025 बचे हुए 1 घंटे के लिए ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऊपर में जो रुकावट की हल्की फुल्की जगह वो है 18,125, 18,135। अगर इसको पार करके निकले तो फिर असली कंजेशन जोन में जो हम पहुंचेंगे, जो शायद कल के लिए काम देगा, 18,175 से 18,250, उस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। 18,175, 18,250। जब तक 18,100 के ऊपर हैं आप, मेक और ब्रेक लेवल यही है दीप, अब से लेकर 3 बजे तक। क्यों? 18,100 के कॉल्स पर 95 लाख शेयर हैं जी, 42 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। सो कॉल राइटर पूरी कोशिश करेगा कि 18,100 के ऊपर बंद ना होने दें, ठीक है। अगर 18,100 के ऊपर बंद होते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो रिस्क पर आएंगे। 2.5 करोड़? जी हाँ, 18,100 पर 95 लाख, 18,000 पर 85 लाख और उसके नीचे और 17,900, ये जो वो सारे कॉल राइटर्स, और ये मंथली एक्सपायरी ये याद रहे, तो उस लिहाज से 2.5 करोड़ शेयर आपके रिस्क पर आ जाते हैं अगर आप 18,100 के ऊपर बंद होते हैं तो। इसलिए बचे हुए समय के लिए 18,100 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अभी तक डेटा ये दिखा रहे हैं न 18,100 के ऊपर निकलने की हड़बड़ी जल्दबाजी है, न 18,000 के नीचे की जाने की है। तो अब अपने काम जो करना है वो ये करना है कि अभी वेट एंड वॉच करिए। अगर 3 बजे के पहले 18,125 को पार करके वापस निकल जाए, 18,135 सेफर साइड पे, तो फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं 18,175, 18,200 के टारगेट के लिए, जो आज के आज या फिर कल तक 18,250 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग बना सकते हैं, बशर्ते कि आज का हाई पार करें उसके बाद, या फिर 18,025 के आसपास आए तो एंट्री करें। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, इस बात की पूरी संभावना है। क्यों? 42,500 के पुट पर 36 लाख शेयर्स हैं और कॉल्स पर 35 लाख शेयर है, और आज आखिरी 1-1.5 घंटे से आप पहले से 42,500 के ऊपर निकल कर टिक गए। अब 42,500 के जितना नजदीक आएंगे उतनी आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी और उतना ही खरीदारी का सपोर्ट भी। सो एक चीज तो पक्की है कि 42,500 के ऊपर बंद होंगे, लेकिन 42,630 जहां कल बंद हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर आज आप 1 पॉइंट भी ऊपर बंद होते हैं तो बढ़िया है। तो मतलब आप खाली हरे निशान में बंद हो जाए उतना भी काफी है, तब भी बैंक निफ्टी के लिए बुरा नहीं है। ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर दीप 43,000 बहुत बड़ा वो हिमालय जैसा मामला है। उससे पहले 42,700 से 42,800 की रेंज ऐसी है जहां सप्लाई है। एक बार आपने 42,800 पार किया तो बैंक निफ्टी में भी 1 करोड़ 40 लाख कॉल राइटर्स शॉर्ट पे होंगे। शॉर्ट तो बढ़िया बने हुए हैं, 42,800 के ऊपर निकले, 42,700 के ऊपर निकलेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख शेयर है। तो अच्छे खासे शॉर्ट्स है, कॉल राइटर्स हैं। अभी तो 42,700 के ऊपर काफ़ी देर थे भी आप जी, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया तो वापस मुझे लगता है कि व्यू तेजी की तरफ रखना चाहिए। जो भी डिप मिले उसमें खरीदारी करनी चाहिए। और डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, और अगर डाउ फ्यूचर्स 200-225 पॉइंट हो गया तो आप डे हाई की तरफ जाकर बंद होने की कोशिश करेंगे। तो खरीदारी के रुझान के साथ रहें, ये ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, तो खरीदारी के रुझान के साथ रहें, लेवल्स पर आए तो वापस आप खरीदारी करके चलिए।
और अगर ऊपर गया तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी आपको इस बाजार में मिल सकता है। ये रहा है आपके लिए इस समय बाजार के एक्शन पर। इस बीच सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। निमांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 104 रुपए 25 पैसा, ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जिसके लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि स्टॉक का नाम है जमुना और अभी सबको जमेगा। और अभी जमुना ऑटो ही नहीं, पूरा ऑटो सेक्टर सबको जमेगा और एक एक करके ऑटो सेक्टर के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में एक अच्छा बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जमुना ऑटो के अंदर खरीदारी करें। 98 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, 98-99 का सपोर्ट बनेगा। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 110 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 115 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट होंगे जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के होंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट और भी ऊपर के आएंगे। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ दिनों के लिए जमुना ऑटो में खरीदारी करें 98 के स्टॉप लॉस से 115 तक के टारगेट्स के लिए। जमुना ऑटो, इस पर करें खरीदारी। थोड़ी देर पहले JBM ऑटो यहाँ पर आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय आई थी खरीदने की। आइए हिमांशु जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है ये भी जानते हैं। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, क्लियरली जो आज सेक्टर रडार पर है या होना चाहिए वो मेटल्स हैं। जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस स्पेस से नजर नहीं हटती। अब मेरे रडार पर आया है जिंदल स्टील, जो कि एक परफेक्ट कैंडिडेट है आज एक अपर सर्किट का, और मुझे लगता है कि ना केवल 10% बल्कि 15% का अपर सर्किट भी यहाँ पर लगने का नजर आ सकती है। तो 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करेंगे, जो कि 9.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करती है। 2-2.5 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है, यानी कि 7 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पर 15 से 18 रुपए के 2 टारगेट्स 1 या 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब 50 से 70% तक का अपसाइड 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आता हुआ नजर आ सकता है। दीप, 4 हफ्तों की जो तेजी थी वो एक ही दिन में यहाँ पर ट्रैप होते हुए जो शॉर्ट पोजीशन थी वो नजर आई है। वीकली चार्ट्स पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और जिस तरह से आज यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैप बुल्स शॉर्ट स्ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, मुझे लगता है जैसे ये स्टॉक 570 रुपए के ऊपर सेटल होगा, जो इसमें नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो लगभग 600 रुपए का है, जो कि यहाँ से लगभग 25 रुपए ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपायरी के वीक में एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहां से भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए हम ये ट्रेड लेंगे 15 और 17 रुपए के टारगेट के लिए, और एक छोटा स्टॉप लॉस 7 रुपए का लगाकर चलने की सलाह है। ओके, तो हिमांशु जी की राय है 570 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की। बात सही भी है, 8% बढ़ा हुआ स्टॉक है तो कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदना रिस्क कम कर देता है। 9.5 रुपए में लीजिए 15-18 रुपए के टारगेट के लिए, और इसी एक्सपायरी का है। और इसी एक्सपायरी से याद आया, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं इसी एक्सपायरी का हीरो या जीरो ट्रेड देना चाहिए। अरे वाह, हीरो या जीरो ट्रेड का बिगुल मोदी जी के लिए। जी मोदी जी बताएं सर। जी ये हीरो जीरो तो ट्रेड है ही है, और इसमें टारगेट हासिल हुए तो करीब 4 गुना प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। एक लॉट अगर खरीदेंगे और टारगेट हासिल हुए तो 20,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो 1 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 4 रुपए का है, दूसरा टारगेट 5 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 20 पैसे का। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद कल के सेशन में एंगल्फिंग कैंडल बना और वो एंगल्फिंग के ऊपर आज हाई निकलता हुआ नजर आया। 100 डेमा का ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ 105 तक राइटर करीब 50 लाख शेयर जो यहाँ पर ट्रैप थे वो पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज अगर 50 लाख शेयर वो कवर होते हैं तो ये 4 रुपए और 5 रुपए ये ऑप्शन ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 1 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 5 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 20 पैसे का। 20 पैसे का स्टॉप लॉस 4 या 5। अच्छा ये चीज बताओ, ये 20 पैसे का भी स्टॉप लॉस लगाना क्यों है फिर? तो जीरो ही हो गया, जीरो ही करा। हाँ मोदी जी, अनिल लगाना जरूरी है। अनिल जी लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो जीरो तो है ही है, इसलिए जीरो ट्रेड किया है। ठीक बात है। तो 100 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 1 रुपए 10 पैसे में खरीदे, 20 पैसे का स्टॉप लॉस, 4 से 5 रुपए तक के बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बिगुल अगला है तैयार, मेरे ख्याल से सुमित जी के लिए तैयार। सुमित जी तैयार है आप ही के लिए?
बिगुल सुमित जी के लिए अनिल जी थोड़ी देर रुक के। अच्छा रुक के, ओके, आराम से, नॉट इन हरी सुमित जी, आराम से। आइए तब तक मुलाकात की जाए, वसीम साहब से स्वागत किया जाए उनका भी बिगुल के साथ। स्वागत है वसीम साहब का। वसीम साहब, कल के कई सारे स्टॉक्स कमाल करते दिख रहे हैं, कैनफिन होम्स, एसआरएफ, टाटा मोटर्स, बंधन, आज का सेल, टाटा स्टील भी मेटल में जबरदस्त तेजी है। सुबह आपने थीम बहुत ही अच्छी पकड़ी है। अब बताएं सर एक बार तो पहले अपडेट्स भी और साथ ही आउटलुक। अनिल जी, मेहनत और छुट्टी छोड़ना बड़े मुश्किल है। आप भी नहीं गए और देख लीजिए, आपने आवाज दी तो भागते भागते दुबई से आ गया, 6:30 बजे रात को सोए भी नहीं। क्या बात है। इसे इसलिए कहते हैं आपके पास पैशन होना चाहिए, और पैशन में ये नहीं कि पैसे ही बनेंगे, बट बाजार में रहना ही जरूरी है। अनिल जी, 2 दिन में जो रैली आई है 18,500 पे सोमवार आपके साथ चाय पीने की बात पक्की है। वाह, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बढ़िया। तो अरे अनिल जी देखिए, कॉन्फिडेंस देना एक बात है और कॉन्फिडेंस उसी से आता है, उसी से आदमी के पैसे बनते हैं। आप समझ गए। मैं आपको इसलिए नहीं बोलता कि मैं फंसाता हूं या नहीं। देखो, 10 में से 9 को लेना आता है, बेचना नहीं आता। मंदी जब आती है तो जनरली इट इज ओनली स्पेशलिस्ट हु मेक मनी और द वंस हु आर हेजिंग देमसेल्फ। बट इंडिया इज सच अ मार्केट। वसीम साहब, आप छुट्टी पे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते गुरुवार शुक्रवार को इतना लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि भाइयों डरो मत, रुको मत, रनिंग करेक्शन है, वापस हो जाएगा, 17,800 का बड़ा सपोर्ट है। लेकिन आप देखो पिछले हफ्ते जो मतलब लोगों की नर्वसनेस, ऐसा लगे कि बस बाजार के ताला ही लगने वाला है। चलिए अच्छा है, 2 दिन से थोड़ी सी आप भी आए हैं, रिकवरी भी आई है, मूड माहौल भी सुधरा है। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आप और हमारी इसलिए बातचीत इतने सालों से है, कोविड के बाद भगवान ने किया तो हमने साथ ही दिया है और लोगों ने पैसा भी बनाया है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, कहना कड़ा आसान। बट ठीक है अनिल जी, सब इट्स पार्ट ऑफ द मार्केट, और यही हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर कमाए। अगर 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ इन्वेस्टर होंगे तो आप देखिए अगले 5-7 साल में कैसे इंडिया की मार्केट चलेगी। तो अभी भी कायम है अनिल जी। आज के आपको पिक्स मैंने बता दिए थे, सेल, टाटा स्टील आउट परफॉर्मर, उसके अलावा हनीवेल ऑटो, मदरसन, कैनफिन, एसआरएफ, बंधन बैंक एंड अंबुजा सीमेंट जो आपको कल दिए थे, और टाटा मोटर। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हेलो जी सर, प्लीज बताएं। जी सर। देखिए अनिल जी, मुझे कोई 2 राय नहीं कहते हुए कि जीएमआर इज हेडेड टू 60 रुपीज। द सिंपल रीजन, आज की डेट में द टाइप ऑफ फ्लोज ऑफ ट्रैफिक, मैं 3 जगह होके आया हूँ, दुबई भी गया था, बाहर भी, कोई ट्रैफिक, कोई एयरपोर्ट वर्ल्ड में नहीं है जीएमआर जैसा। और ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरे को शेयर अच्छा लगता है, इट इज जस्ट द फीलिंग विच यू गेट। और साथ में द टाइप ऑफ एरोसिटी बिजनेस विच दे आर डूइंग, और वो 1 साल में कह रहे हैं डेट फ्री होएगी, तो लॉन्ग टर्म जिसने सोचना है 6 महीने के लिए 60 रुपए का टारगेट, आज 38.5 रुपए, 39 रुपए में आप लीजिए। 36 रुपए का स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी का है, लेकिन 45 रुपए का भाव आपको अगले हफ्ते इसमें दिखना चाहिए। 45 इट विल गो टू न्यू हाई। सेकेंड पिक इज एबीबी, द बिगेस्ट engineering giant which is setting up base in a very big way, debt free company, you can't but make money। 2735 में लीजिए, stop loss of 2645, target of 2975 to 3000। and last but not least, सर बताइए। last but not least अनिल जी, my favorite share which I'm saying is going to be Wipro। Wipro is I think the best BFSI place, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी विल लीड अ रिमाउंड। 415 का टारगेट है, 378 का स्टॉप लॉस रखिए। 378 का स्टॉप लॉस, 415 के टारगेट के लिए विप्रो खरीदना है, एबीबी खरीदना है 2735 के आसपास, 2975 और 3000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाया आप 2690 का। ये है आपके लिए 3 बेहतरीन पिक वसीम साहब की तरफ से। जीएमआर, एबीबी, विप्रो, तीनों थोड़े से अननोन टाइप वाले स्टॉक ढूंढ रहे हैं क्योंकि नॉन स्टॉक सारे दौड़ लगा चुके हैं, इसलिए। और इस बीच जो दीप हम बात कर रहे थे कि 3 बजे के पहले 18,125 135 तक पहुंचे, लगभग वहां तक आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 42,775 के आसपास आता दिख रहा है। अगला पड़ाव 850 का है, उसके बाद 950, 42,750 हो गया।
875 950 ये 2 टारगेट और ऊपर के आपके लिए बैंक निफ्टी के अभी बाकी हैं। आइए बढ़ते आगे और एक्शन पूरा का पूरा जो बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें आईटी कंपनी पर एक बार राय ली जाए, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो पीछे से चलने की कोशिश कर रहा है। शरद जी जरा बताएं, खरीदने का वक्त है या इंतजार करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल खरीदने का वक्त है। मुझे लगता है वैल्यूएशंस के हिसाब से जो स्पेस में थोड़ा सा फ्रॉथ बीच में आ गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे स्टॉक्स। आज के दिन अगर फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी देखें तो वैल्यूएशंस का काफ़ी कंपेलिंग है। तो हमारी टॉप बेट फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इन्फोसिस है, जहां मुझे लगता है 1700-1750 के लक्ष्य पॉसिबल हैं अगर कंपनी 20-25 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करती है तो। और छोटे स्टॉक्स में बिरला सॉफ्ट मुझे भी सही लगता है इन वैल्यूएशंस पे। कोफोर्ज जैसी स्टोरीज लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकती हैं, थोड़ा हाई प्रीमियम है जैसे जैसे वैल्यूएशन एड ऑफ होती हैं। LTI माइंडट्री में मुझे लगता है जैसे जैसे अब वैल्यूएशंस थोड़ी सी काफ़ी करेक्ट हो गई हैं इस बीच में, तो वहाँ पे भी जो कंबाइंड एंटिटी है वो अगर डील विंस वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन कर पाते हैं तो वहाँ री रेटिंग की बहुत बड़ी संभावना है। छोटे स्टॉक्स में मैस्टेक अच्छा लगता है। टेक महिंद्रा में मुझे लगता है 1300-1350 तक के लक्ष्य संभव है। तो स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, अग्रेसिवली मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में एलोकेशन करनी चाहिए आईटी की तरफ। यह है आपके लिए आईटी जहां पर रखी नजर, और इन्फोसिस हाई कन्विक्शन काउंटर है। बट पिछले कुछ मिनटों में जो फ्रेश खरीदारी आई है निफ्टी में उसमें आईटी का बड़ा योगदान है। विप्रो तो भसीन साहब बात ही कर रहे थे, टेक महिंद्रा डेज हाई पर आपको ट्रेड कर रहा है, एचएल टेक इन्फी पर भी आप रखिए नजर। तो आईटी स्टॉक्स थोड़ा मूव कर रहे हैं और आईटी इंडेक्स भी डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। जो एक स्टॉक रडार पर है, स्टॉक में बहुत अच्छा सा मोमेंटम आज सुबह से ही है। स्टॉक का नाम है नव भारत वेंचर्स। ये पहला पिछला नाम था, मतलब प्रीवियस नाम था, अभी तो चेंज होके शायद नवा हो चुका है। इसका NAT टिकर NAVAE है, नवा। तो नवा में मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक एकदम मतलब अगर चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में देखेंगे, पूरा सॉसर फॉर्मेशन और उसके बाद जो रिसेंट जो फॉल आया था वो हम लोग काप एंड हैंडल भी कह सकते हैं कि काप एंड हैंडल का हैंडल बन रहा था। आज हैंडल का फाइनली ब्रेकआउट आ ही गया और हैंडल का ब्रेकआउट 230-234 के ऊपर आया और जब से ये स्टॉक उस रेंज को पार किया है, फोकस में आ चुका है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट 275 से 280 जो कि इसका अगस्त महीने का हाई है। अगस्त सितंबर के बीच में स्टॉक 279 का हाई बना था, 18 अगस्त का हाई। जब ये 279 का हाई पार करेगा तब 300 से 310 का लेवल भी आ सकता है। बहुत ही बढ़िया सा चार्ट पैटर्न है, चार्ट में कोई मतलब दो राय नहीं है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो भी वॉल्यूम एक्वायर किया था, पूरा वॉल्यूम मतलब क्रॉस हो चुका है। बहुत जबरदस्त वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट में एकदम पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो 275-280 का पहला टारगेट और उसके बाद 300 से 310 का ओवरऑल टारगेट के लिए नवा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 225 के नीचे। तो नवा पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सिमी जी की तरफ से। कुछ बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं आज सिमी जी के सारे रिकमेंडेशंस पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया बड़े वाले आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। बट बैंक्स में मूव आ रही है और इंडसइंड बैंक एक बार फिर से मूवमेंट में आपको आते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक एक बार फिर से मूवमेंट में दिख रहा है। बंधन बैंक PNB पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो नज़र रखिए इंडसइंड बैंक कल की बड़ी तेज़ी के बाद आज फिर से आपको एक्शन में, और फेडरल बैंक मिड कैप स्पेस से देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यही बनते हुए दिख रहा है। शरद जी, इंडसइंड बैंक ट्रैक करते हैं सर 1200 के लेवल पर अब आ गया है। काफ़ी सारी खबरें भी हैं, इनकी होल्डिंग कंपनी है वो रिलायंस कैपिटल के लिए भी बिड कर रही है, ऐसी खबरें भी आई थी सूत्रों के मुताबिक, और अदरवाइज स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। कोई राय है सर आपकी? हाँ, मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक महंगा नहीं है और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे एडवांस ग्रोथ में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल 2 साल में अक्रॉस बैंकिंग फ़ायदा रहना चाहिए, तो इंडसइंड बैंक में भी वो फ़ायदा मिलना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पूरे बास्केट में अगर आप देखें तो सबसे सस्ता बैंक है, क्योंकि बीच में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ वगैरह आए थे। तो मुझे लगता है जैसे जैसे बैंकिंग में एनवायरनमेंट सुधरता है, ये पॉसिबल है कि प्राइवेट सेक्टर बास्केट के कंपैरिजन में इंडसइंड जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी कम हो जाए। तो बुलिश भी है। अगर नंबर्स के हिसाब से समझे तो अभी लगभग 2 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है और ग्रोथ वगैरह ठीक रहनी चाहिए, तो यहाँ से कम 30% की अपसाइड और बनने की गुंजाइश रहेगी। ओके, तो बड़ी गुंजाइश बन सकती है अपसाइड की इस काउंटर के लिए। इंडसइंड पर रखें नज़र, कल का स्टार मूवर था और आज फिर से
आपको ये मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। JSPL पर भी रखे नज़र, जिसकी अभी हम बात कर भी रहे थे, एक शानदार मूव आज इस पर आ रही है। इनफैक्ट बाकी मेटल्स को लीड कर रहा है JSPL। थोड़ी मूव इंटरग्लोब एविएशन में भी आ रही है, थोड़ा रेंज में चला गया था, उसके बाद अब फिर से ये एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। एक बार इंटरग्लोब एविएशन के चार्ट पर राय ली जाए मुदित जी की तरफ से। मुदित जी देखें सर, आज अच्छी मूव आ रही है और अभी पिछले 5 मिनट में एक अपटिक भी आते हुए दिखा, एक स्पाइक आते हुए दिखा इस पे। अच्छा चार्ट है, स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। 2100 रुपए तक का यहाँ से पहला टारगेट बनेगा, वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा। अगर 2100 निकाल दिया स्टॉक ने, उसके बाद 2300 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 1990 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 के ऊपर अग्रेसिव बाय करेंगे 2300 तक के टारगेट्स के लिए। 300 के टारगेट्स के लिए रखिए नज़र। इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि कच्चे तेल के दाम पिछले 2 दिनों में थोड़ा ऊपर गए हैं, बट ये स्टॉक भी मूव कर रहा है। और PVR जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, 1700 का लेवल इसने तब क्रॉस भी किया था। PVR पर भी रखिए नज़र, ये भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो रीओपनिंग से जुड़े कैंडिडेट्स जो हैं, जो थोड़ा सेंटिमेंट इस पर बिगड़ते हुए दिखा था पिछले हफ्ते चाइना की वजह से, वहाँ पर आपको एक बढ़िया रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं और ये स्टॉक्स भी आपको अच्छी मूवमेंट में दिखेंगे। IRCTC एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। कल भी ये रेडार पर था, दोपहर में इसकी चर्चा भी हुई थी एक बार। अब IRCTC फिर से एक एक्शन में आ रहा है। हिमांशु जी जरा IRCTC देखें सर, अभी अभी एक मूव भी आती हुई दिख रही है। ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में इनफैक्ट थोड़ा एक्शन इस समय बन रहा है। दीप, मूव जरूर आ रही है ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से, लेकिन ट्रेंड काफी वीक है और मुझे लगता है हायर लेवल्स पे वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अगर किसी सूरत में स्टॉक 650 रुपए तक रिबाउंड दिखाता है तो मुझे लगता है वहां पर मुनाफा वसूल किया जा सकता है जिसने तेजी की पोजीशन बनाई है। लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ है। तो ये है आपके लिए IRCTC जिस पर रखनी है नजर। इंटरग्लोब एविएशन ये भी एक्शन में है। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। आइए करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर, बाजार में फिर से बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, थोड़ा बैंक्स का योगदान है, क्या करना है इस बाजार में? ठीक है, 18150 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 65 में मिल रही है, 64 65। ये स्लाइटली आउट ऑफ मनी हो गई। 18150 के कॉल ऑप्शन जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 30 रुपए का और टारगेट होंगे इसके करीब 100 110 के। अब आज वॉलेटिलिटी बहुत है, सुबह गैप अप खुलने के बाद मार्केट लो पे आई, फिर अभी हाईस पे है। तो इस पूरे प्रोसेस में काफी हद तक रोल ओवर्स भी हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक फिर से कल पॉजिटिव ओपनिंग दे सकती है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी सपोर्ट पे है, नैस्डैक है, डॉ जोन्स है, वहां पे भी हम फ्यूचर्स में भी बाउंस देख रहे हैं। तो इसलिए मैं 18150 की कॉल ऑप्शन पे बेट कर रहा हूँ, 65 रुपए में लेंगे। 100 110 के टारगेट होंगे, 30 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये है आपके लिए निफ्टी 18150 की कॉल खरीद के जाने की। बैंक निफ्टी में कोई राय सर? देखिए, बैंक निफ्टी में भी बाउंस आना चाहिए, बट ट्रेड के ख्याल से एक ही ट्रेड लेंगे ओवरनाइट, रिस्क लिमिटेड रखेंगे। बट बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा सपोर्ट 42,500 के आसपास बन रहा है और एक्सपायरी भी सामने है। तो पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं 2 दिन से। कल भी मार्केट में पॉजिटिव मूव था, आज भी हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं, कॉल्स में अनवाइंडिंग है। तो बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी 43,000 43,100 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इसमें आउट ऑफ मनी कॉल्स लेकर चल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 43,000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेकर चल सकते हैं जो गैप अप में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 18,150 का परसों की एक्सपायरी वाला निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, ये राय है आपके लिए। आइए आशीष केलकर साहब आपको देने जा रहे हैं नए साल की पिक। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है। अब सीमेंट सेक्टर के अंदर एक एक करके चाल देखने को मिल रहा है ऊपर का। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 214 रुपए, 214.25। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 200 DA में लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद कल स्टॉक ने लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाया, आज कंटिन्यू फॉलो मूव देखने को मिल रहा है। परसों का जो हाई है इंडिया सीमेंट का 215.75 है। जैसे ये लेवल टूटेगा, इंडिया सीमेंट में एक अच्छा जंप 1-2 दिनों के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा।
यहाँ पे इंडिया सीमेंट में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 208 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला टारगेट 225 रुपए का, दूसरा टारगेट 230 रुपए का। इंडिया सीमेंट में 225 से 230 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 208 के स्टॉप लॉस। ओके, तो इंडिया सीमेंट है मजबूती का रुझान दिखाता हुआ खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। खरीदारी की राय आशीष केलकर साहब की तरफ से नए साल की पिक के तौर पर, आइए देखते हैं। मेरा न्यू ईयर पिक है एनसीसी। एनसीसी का वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा, जो 105 रुपए से करीब करीब 50 रुपए तक आया था, और इस करेक्शन के बाद वापस इस स्टॉक ने अपना अपट्रेंड जो है वो रिज्यूम किया है। हायर टॉप हायर बॉटम वापस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 90 के आसपास है, 90 से लेके 80 के बीच में इसे एक्यूमुलेट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 72 रुपीज का, और मैं मानता हूं इसका लक्ष्य अगले एक साल में 125 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आशीष केलकर साहब की तरफ से एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहां पर खरीदारी करने की राय 82 का स्टॉक है, 125 का टारगेट अगले साल के लिए लेकर चले आप। ये है आपके लिए राय उनकी तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस 72 रुपए का लगाना ठीक रहेगा। डीएलएफ, ये स्टॉक आज सुर्खियों में है खबरों की वजह से, क्यों है बताने के लिए अरमान हमारे साथ। अरमान बताएं। जी सर, जैसे कि खबर है कि जैसे नोएडा जो अथॉरिटी है उन्होंने कंपनी को 235 करोड़ का जो है भुगतान करने के लिए नोटिस दिया है। अब ये नोटिस किस लिए दिया, क्योंकि जो मॉल ऑफ इंडिया है उसका ज़मीन का जो विवाद है उसके चलते उन्होंने ये चीज़ कही कि आपको 15 दिन में इसका भुगतान करना है। अब पूरा मामला क्या है, अगर आप देखेंगे मई 2022 की अगर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी को जो वेराना रेड्डी साहब हैं उनको लगभग 300 करोड़ के आसपास जो है वो भुगतान करने का, उनको पैसे देने का उन्होंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब वीराना रेड्डी साहब कौन है, तो वीराना रेड्डी साहब से अगर आप देखेंगे नोएडा अथॉरिटी ने जो वो ज़मीन है वो मॉल की, वो 2005 में जो है वो ज़मीन खरीदी थी, और उसके बाद वो वाली ज़मीन नोएडा अथॉरिटी ने बेची डीएलएफ को। अब क्योंकि नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि अब मई में कि आपको 295 करोड़ का और ज़्यादा भुगतान देना है, तो उन्होंने डिमांड रेस कर दी डीएलएफ के ऊपर कि आपके जो लीज एग्रीमेंट्स में चेंज के चलते आपको 235 करोड़ का भुगतान देना है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा भुगतान नहीं होता है तो उसे वो लीज एग्रीमेंट जो है, जो लीज डीड है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। और कंपनी ने हालांकि ये बताया है कि हमको अभी तक फिलहाल नोटिस नहीं मिला है, तो जब नोटिस मिलेगा तब हम उसको रिव्यू करेंगे। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है नोएडा अथॉरिटी को, जो पुराने जो ओनर है उस लैंड के, उसको पेमेंट करना है। तो नोएडा अथॉरिटी ने डीएलएफ को भी ये नोटिस दे दिया कि हमको आपको लीज एग्रीमेंट में चेंज के चलते आपको हमको पेमेंट करना है। तो अल्टीमेटली पेमेंट करेगा डीएलएफ। एग्जैक्टली, नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है कि आपके लीज एग्रीमेंट में चेंज हो गया अब, तो आप हमको पे करिए। ओके, डीएलएफ का अभी तक इस पूरे मुद्दे पर नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। ओके, डीएलएफ की तरफ से कुछ आया नहीं अभी तक। बंसल जी तो सुबह इसके बारे में कह ही रहे थे कि नोटिस आने दीजिए, बट इवेंचुअली डीएलएफ को शायद कुछ पे नहीं करना पड़े। बट नॉनदलेस एक डेवलपमेंट तो आपके लिए आया है। आज स्टॉक भी थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है ट्रेड में। शरद जी, कोई राय डीएलएफ पर सर? रियल एस्टेट पे जनरली हम काफी बुलिश हैं, और 1700-1800 करोड़ के पैट पे 235 करोड़ का अगर कुछ आ भी जाता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसमें रीड करने की जरूरत है नहीं। और आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी डिसेंट एक्सपेक्टेड है, तो अगले 2 साल 3 साल में लगभग 25-30% जैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मार्की रियल एस्टेट प्लेयर है नॉर्थ इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो जैसा बंसल जी भी कह रहे थे सुबह, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट या इफेक्ट इस खबर का डीएलएफ पर आना नहीं चाहिए। स्टॉक अभी थोड़ा रिकवरी के मूड में आपको आते हुए दिख रहा है, इस पर रखेंगे नज़र। आइए, बैन से बेनिफिट, आखिरी कुछ सेशंस बचे हैं इस एक्सपायरी के लिए। एक ही स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में, क्या हो सकते हैं बदलाव, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, पीएनबी एकमात्र स्टॉक है बैन में, कोई इसे कंपनी देने के लिए आएगा? दीपांशु, बिल्कुल सही कहा आपने, कंपनी देने के लिए आएगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल नहीं रहा है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पीएनबी की अभी देखें तो करीब 91.5% है। पीएनबी की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 91.5 है, 80% से नीचे नहीं घटी है। स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि रोल ओवर के चलते हैं यहाँ पर पोजीशंस में आपको बढ़त देखने को मिल रही है।
टॉप 2 आपको बता देता हूँ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आज बड़ा मूव भी यहाँ पर देखने को मिला है, 117% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशनमेंट। और दूसरा है बलरामपुर चीनी, ये भी पूरा सेक्टर फोकस में बजिंग है, तो यहाँ पर भी देखें तो 101% हो गई हैं। तो ये 2 स्टॉक आप अपने रडार पर रख सकते हैं। हो सकता है क्योंकि अभी समय भी बहुत बचा हुआ है, करीब 26 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने के लिए, तो हो सकता है कि पोजीशंस घटें, लेकिन अगर कोई 2 स्टॉक बैन में आते हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 117%, बलरामपुर चीनी 101%, पीएनबी 91% के साथ बैन में बना रहेगा। तो 2 और आ भी सकते हैं, आईबुल और बलरामपुर चीनी। पीएनबी के निकलने की संभावनाएं हैं कम। ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। आशीष ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने डल मार्केट में जहाँ खबरें नहीं, कुछ नहीं है, मैं बैन से बेनिफिट में हर रोज कुछ ना कुछ कमाल करने की कोशिश करूंगा आखिरी हफ्ते में। बिल्कुल सर, है ना। सब ब्रोकरेजेस तो आ नहीं रही, इसका ही सहारा है अभी। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं तो हो सकता है दीप किसी दिन बोलते आशीष आज रहनी तो तुम बताओ। सर इसमें तो ठीक है, चलिए 7-8 स्टॉक थे इस सीरीज में, तो ब्रोकरेजेस तो ऐसा हो गया है, फॉरेन ब्रोकरेजेस तो आ ही नहीं रहे। हाँ। डोमेस्टिक भी 2 रिपोर्ट दिन की आ रही हैं। अच्छा, डोमेस्टिक में भी मतलब कुछ हाईलाइट करने के लिए कल ऐसे टाइम पे याद आते हैं डोमेस्टिक वाले। चलो कुछ तो आ रही है, कुछ तो आइए नहीं है, उनकी कमी हम आपको होने देंगे, क्योंकि इसीलिए तो एक्सपर्ट्स का इतना बड़ा और दमदार पैनल आपके लिए तैयार है। हिमांशु जी अपने बिगुल के साथ, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, पिछले लगभग आधे घंटे में दोनों ही इंडाइसिस का डेटा काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। एक्सपायरी से पहले एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो कि 5 रुपये पर अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 3 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और 9 और 10 रुपए के 2 टारगेट्स, यानी कि डबल होने के पोटेंशियल यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की 900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 912-915 रुपए तक का मूव कल आईसीआईसीआई बैंक स्पॉट लेवल्स में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से आपको मूव दिखाने की तैयारी में, इस पर रखिए नजर। बैंक निफ्टी भी अब 42,800 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है, ये अच्छी बात है। जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक का भी सवाल है, बैंक निफ्टी का भी सवाल है। अमर राजा, आज इसमें आप 4-4.5% की गिरावट देख रहे हैं, बट उसकी एक खास वजह भी है। बस आखिरी 2 दिन बचे हैं, आखिरी 3 दिन अगर आज का भी आप सेशन काउंट कर लें, जो इसके वायदा कारोबार में बचे हैं, क्योंकि अगली सीरीज यानी कि फ्राइडे से ये वायदा कारोबार के बाहर होने वाला है। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक लिया जाए। कुणाल जी, अमर राजा। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं किया, और हम देख रहे हैं कि इसमें एक टॉपिंग आउट पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न बना, और उसके बाद फिर इसमें ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि अभी और गिरावट की पूरी संभावना है, तो कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, एकदम क्लियर कॉपी बुक राउंडिंग राउंडिंग टॉप पैटर्न है, तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर आपको 560 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। तो मेरी स्टॉक से दूर रहने की फिलहाल राय है। ये है आपके लिए अमर राजा, जिस पर आप रखिए नज़र। थोड़ा बाहर भी आ रहा है वायदा कारोबार से, इस पर एक्शन आपको बन सकता है। बाहर निकल रहा है वायदा अगली सीरीज से? हाँ, ये आखिरी है, थर्सडे को आखिरी दिन है। ओके, देखिए वायदा कारोबार से बाहर किया जा रहा है। हमारे कुणाल जी ने दूरियां बना ली, स्टॉक से दूर रहने की राय। अच्छा कुणाल जी, कितना दूर? अरे जी देखिए, जब ये वायदा में था तभी भी इसने कोई बहुत बड़े ऐसे आतिशबाजी नहीं दिखाई है। तो अब अगर अनिल जी बाहर जा रहा है तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें बनेगा। तो अनिल जी जो वायदा में है वही परफॉर्म कर ले, उन्हीं पर फोकस बना रहे तो अनिल जी बेहतर है। एक बड़ी बात जो इसके लिए है, वो वायदा कारोबार से बाहर निकल जाएगा तो शॉर्ट कौन कर पाएगा? करेक्ट। हाँ, अब तो वो नहीं होगा। मतलब कम से कम जिसके पास डिलीवरी वही बेच सकते हैं ना। यस, उसके अलावा तो बिकेगा नहीं। लेट्स सी, बाहर निकलने के बाद आजकल बहुत सारे जगह ऐसा हो गया कि स्टॉक सेंसेक्स निफ्टी से बाहर निकलते चल जाते हैं, वायदा कारोबार से बाहर निकलते चल जाते हैं। पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। चार्ट पर तो फिलहाल कमजोर है ये आपके लिए। आइए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आई है एग्रोकेमिकल सेक्टर पर। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास लिखा है, ये पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं और विश्लेषण करके आए हैं वरुण दुबे। वरुण, तीनों काम किए? डेफिनेटली अनिल जी, तीनों काम कर दिए। रिपोर्ट का ही किया है लेकिन। हाँ, रिपोर्ट का ही, बिल्कुल। तो अनिल जी, बेसिकली एग्रोकेमिकल सेक्टर पे क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, और इन्होंने FY23 और FY24 दोनों के अपने अनुमान जो है वो बताए हैं।
सो बेसिकली रिपोर्ट कहती है कि FY23 में 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। एक्सपोर्ट्स में करीब 18 से 20% के आसपास की ग्रोथ होगी। FY24 में ग्रोथ थोड़ी कम होने वाली है, करीब 10 से 12%, और एक्सपोर्ट्स में FY24 में 12 से 14% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। दरअसल चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का फायदा जो है अभी भी कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को मिलने वाला है। लोग कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे चाइना को, और उसका एक फायदा जो है इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि करीब $4 बिलियन के आसपास के पेटेंट्स जो है वो खत्म होने वाले हैं। तो ये इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बन सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे भी एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है उनके आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है, और एक्सपोर्ट जो है अभी भी ये कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इन कंपनीज का एक्सपोर्ट से ही आने वाला है। दिक्कत की बात एक है, और वो है मार्जिन्स को लेके, क्योंकि इन कंपनीज के जो रॉ मटेरियल है, खासकर क्रूड और येलो फॉस्फोरस, उनकी कीमतें अगर आप देखेंगे तो इस साल में भी 40% 45% के आसपास क्रूड बढ़ा है। येलो फॉस्फोरस जो है उसमें भी 18 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में इन कंपनीज में देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि अगले साल कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से 16% के आसपास रहें, और यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है उनमें करीब 1% के आसपास की, या फिर 90 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। काफ़ी सारी कंपनीज हैवी केपेक्स भी करने वाली है। इनका अनुमान है कि 6 से 6,500 करोड़ के आसपास के केपेक्स जो है वो कंपनीज कर सकती है, और वर्किंग कैपिटल के बढ़ोतरी के चलते थोड़ा बहुत कर्ज जो है इन कंपनीज पे बढ़ सकता है। तो ग्रोथ होगी, हालांकि FY24 में ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन मार्जिन जो है वो शायद अगले साल थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। मार्जिन में थोड़ी गिरावट आ सकती है ग्रॉस मार्जिन में, ये क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है एग्रोकेमिकल सेक्टर पे। ओके, तो क्रिसिल की एग्रोकेमिकल सेक्टर पर यह है दमदार रिपोर्ट। मार्जिन में कमी रहेगी, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, ग्रोथ है, मार्जिन में कमी रहेगी। डबल डिजिट ग्रोथ अभी भी होगी। और मार्जिन कितने रहने की उम्मीद है? डबल डिजिट में तो रहेंगे? डबल डिजिट रहेंगे अनिल जी, लेकिन वो जमाना 25 से 30% वाला वो गोल्डन पीरियड गया नहीं है। और इंटरेस्टिंग अनिल जी एक चीज़ है कि $4 बिलियन के आसपास के पेटेंट्स खत्म हो रहे हैं अगले साल। तो अगर पेटेंट खत्म होगा तो जाहिर सी बात है उसका फायदा भी इन कंपनीज को मिलेगा। हाँ, पेटेंट मतलब बाहर वालों के ना, इंडिया के नहीं। मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा कि सबके, हाँ, तो बाहर वालों के पेटेंट खत्म होंगे तो अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा। शरद जी से राय ली जाए जरा इस पर। शरद जी, एग्रोकेमिकल सेक्टर में क्या पसंद है आपको? UPL, PI या कुछ और, रेलीज, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन में UPL काफ़ी बढ़िया बेट है इन लेवल्स पे। रिसेंटली दीपक फर्टिलाइजर वगैरह में भी काफ़ी अच्छी करेक्शन वगैरह आई है। उनका भी कुछ हिस्सा केमिकल से आता है, बट टिपिकली एग्रोकेम बहुत छोटा है। तो एग्रोकेम सेक्टर में मुझे लगता है आने वाले समय में जो बायोलॉजिक्स मिला के ये लोग जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, UPL के भी 7-8 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो इस स्पेस में लॉन्च करेंगे, जहाँ से मुझे लगता है काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो UPL में अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। जो रिसेंट एक्विजिशन किया है उसकी वजह से जो डेट ओवरहैंग है वो भी ग्रेजुअली कम होना चाहिए। तो UPL पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे भी, और ग्रोथ वगैरह भी रोबस्ट रहनी चाहिए। अगर 12 टाइम्स भी फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो FY24 के नंबर्स पे 75 पे लगभग मेरे हिसाब से 900 रुपये तक के लक्ष्य तो काफ़ी आसानी से मिलने चाहिए। तो 900 रुपये के लक्ष्य UPL में आपको आते हुए देख सकते हैं। इस काउंटर पर रखें नज़र। मूव भी बढ़िया UPL में आ रही है इस समय। एक मूव आ रही है ऑयल इंडिया में, ONGC ऑयल इंडिया दोनों ही एक्शन में है। थोड़ा कच्चे तेल के दाम 3 हफ्ते की ऊंचाई पर हम देख रहे हैं। ऑयल इंडिया में थोड़ा एक्शन ज़्यादा आया है, यूजुअली ज़्यादा रेडार पर रहता नहीं है। सिमी जी, एक बार ऑयल इंडिया का चार्ट देखें, आज अच्छे मूव में 7-8 रुपये की मूव आ रही है, करीब 3.5% ऊपर। क्या कहते हैं ये चार्ट? दीपांशु, चार्ट तो अच्छा मोमेंटम में आज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग रैली सस्टेनेबल तो नहीं दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि 220-225 के बाद अगर सस्टेन करने लगेगा तो ही इसमें कुछ देखने को मिलेगा। मतलब जो रिसेंट हाई इसने बनाया था वो अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर पाता है तो ही इसमें फ्रेश खरीदारी का सलाह देना पड़ेगा। वो 218 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जिनके पास है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। नई खरीदारी 218-220 के ऊपर ही मैं सजेस्ट करूँगी। तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया। थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, फिर ही ये रेडार पर आपके रह सकता है। पूना वाला फिनकॉप, इसमें भी एक अच्छी मूव आ रही है। आज सुबह थोड़ी नरमी दिखा रहा था, वापस एक्शन में आया है। ऑफ कोर्स आज हेमांग सर ने लॉन्ग टर्म पिक में भी रेकमेंड किया है। कल मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी थी, 40% अपसाइड की बात करें। एक बार शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस बाजार के रेडार पर आया और 2 दिनों में बढ़िया गेंस दिखाई है। लगभग 18-19% 2 दिनों में भाग चुका है। आप ट्रैक करते हैं सर पूना वाला फिनकॉप?
नहीं, मैं बहुत डिटेल में ट्रैक। ओके एक चार्ट चेक तो जरूर लेना पड़ेगा इस पर कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी जरा देखें सर, कल की अच्छी मूव के बाद आज सुस्त शुरुआत बट सेकेंड हाफ में एक्टिव और डेज हाई पर है सर। देखिए ज़बरदस्त मोमेंटम बन रहा है दीपांशु, और देखिए स्टॉक को लेकर के लोगों के मन में बड़ी सारी शंकाएं आई और लोग बड़े अधीर हो रहे थे, लेकिन जिस तरह का वी शेप रिकवरी चार्ट पर आते हुए दिख रही है तो मुझे लगता है कि लोगों को ढाढ़स बंधा होगा। स्टॉक अच्छा है, मजबूत स्टॉक है, और इस तरह के करेक्शंस खरीदारी के मौके होते हैं। स्टॉक करेक्शन में 250 तक नीचे गया था और मुझे लगता है कि वापस से 315 320 के जो इसके रिसेंट हाइज हैं वहां तक स्टॉक जाना चाहिए। तो अभी इसमें काफी मोमेंटम है। थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर इसको देखें तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये साबित होगा, और इस पर डिस्क्लेमर यह है कि कई बार पहले भी हम लोग इस पर खरीदारी की राय दे चुके हैं। कल तो एक्टिवली रेडार पर है कुणाल जी के, उनके इंटरेस्ट में भी है, और कुछ कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन में एक बड़ी मूव भी आपको चार्ट दिखा चुका है। आइए मुनाफे वाले मुद्दे बिल्कुल। बताएं सर। कल क्लोजिंग पे जाते जाते हमने टाटा कम्युनिकेशन पे बात करी थी और ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन डबल होता हुआ नजर आया। एक वैसे ही ऑप्शन आज अभी फिर नजर में आया जहां पर डबल के टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इस स्टॉक में काफी करेक्शन के बाद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का 1640 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब 14 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 25 रुपए, दूसरा टारगेट 30 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का। स्टॉक में जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा था, स्टॉक में लो बने, लो होल्ड हुए, वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। जिस तरह के चार्ट्स बने, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। अच्छे शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। जो ऑप्शन हमने सुझाया 1640 वाला, इसमें 30 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चलेंगे 1640 वाला कॉल, स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का। 1640 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 14 में लेना है, 25 और 30 के टारगेट के लिए तैयार है सुमित जी। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। कैश का ऑप्शन है सुमित जी के लिए। सुमित जी बताएं सर। जी अनिल जी, ये वाला बिल्कुल कैश का ऑप्शन है। सुबह वाला जो दिया था उसका टारगेट हिट है। अभी डेज हाई पे निफ्टी आ चुका है, तो पूरे दिन के साइडवेज और थोड़े से ऊपर नीचे उठा पटक के बाद वापस से निफ्टी डे हाई पे आ चुका है, तो यहां से अभी निफ्टी और ही ऊपर लगता है। तो कैश का ऑप्शन में इंडेक्स का ऑप्शन रहेगा और निफ्टी का कॉल रहेगा। 18,100 वाला कॉल 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 90-91 के आसपास। 18,100 का कॉल निफ्टी में खरीदारी करें। 18,150 का लेवल टूटने के बाद 18,200 से 18,250 तक का मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके लिए 18,100 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा 140 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 170 रुपए का। तो ये वीक की एक्सपायरी का 18,100 का कॉल खरीदारी करें 40 के स्टॉप लॉस से 140 और 170 के टारगेट से। ओके 140 170 के टारगेट के लिए लगातार सुमित जी के सारे कैश के ऑप्शन कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह वाला, कल के दोनों गजब के सारे रिकॉर्ड तोड़ एकदम जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं। नितिन जी ने भी जो 18,150 का कॉल ऑप्शन दिया आज, वो भी अच्छी मजबूती के साथ बढ़ रहा है। ये सारे के सारे आपके लिए कमाल करते हुए आपको नजर आएंगे। इस वक्त जबरदस्त एक्शन में किर्लोस्कर फेयर्स अभी थोड़ी देर पहले आपको सेठी साहब ने दिया था, सारे टारगेट हासिल करके 10% के बड़े उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ वो भी आपको दिखेगा। और पिछले कुछ मिनटों में अगर एक्शन कहीं दिख रहा है सबसे ज्यादा तो वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फिर से डे हाई पर आए। निफ्टी तो काफी समय पहले से डे हाई को पार कर चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए गजब का एक्शन बढ़ा है पिछले 15 मिनटों में खासतौर से, और 42,900 पर अब बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। देखिए किस तरह पूरे दिन भर सुस्ती दिखाने के बाद बैंक निफ्टी को अचानक से याद आया, अरे मैं पीछे रह गया मेरे को भी तो बढ़ना है, सिर्फ निफ्टी बढ़ जा रहा। तो बैंक निफ्टी अपने पीछे कुछ मिनटों की नुकसान की भरपाई करता हुआ अब आगे बढ़ता हुआ 42,900 के पार निकलता हुआ। वाओ व्हाट अ मूव, बहुत ही जबरदस्त आता हुआ दिख रहा। सारे 12 के 12 बैंकिंग कंपोनेंट्स में खरीदारी आई। 12 के 12 में अभी खरीदारी आई। माय गॉड, खतरनाक एक्शन आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और एसयूवी सेगमेंट में कोरियाई कंपनी को भारतीय कंपनी ने पछाड़ दिया है। यानी कि कोरिया की कंपनियों का एसयूवी सेगमेंट में दबदबा माना जाता है, उससे ज्यादा गाड़ियां हमारी कंपनियां बेचती। कैसे? कुशल बताने को तैयार है, कुशल बताएं।
सर ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखी है टाटा मोटर्स और एम की तरफ से। इनफैक्ट यहाँ पर जो कोरियन कंपनीज हैं, आपको पता ही है कि हुंडई की क्रेटा कितनी ज़्यादा पॉपुलर है एसयूवी सेगमेंट में। और अभी अगर आप देखें तो नेक्सॉन इस बारी इस साल 2022 में जनवरी से नवंबर तक सबसे बेस्ट सेलिंग इस सेगमेंट की मॉडल बनती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको इनकी सेल्स पर भी आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स और एम ये दोनों ने बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है एज कंपेयर टू, आप देखिए, किया इंडिया और ह्यूंडई मोटर्स का। तो यहाँ पर दोनों का कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% की ही ग्रोथ रही है सेम पीरियड को अगर आप कंपेयर करेंगे। और उसके मुकाबले अगर आप रिलेटिवली टाटा मोटर्स और एम की ग्रोथ देखें तो 67% की बढ़त वहाँ पर रही है। तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों ही भारतीय कंपनियों ने दिखाई है अपने कोरियन राइवल्स के मुकाबले। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स के कुल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बिक्री में एसयूवी सेगमेंट की इनकी 67% हिस्सेदारी रही है। और साथ ही एम के लिए भी जो इनका मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नया जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस ये लाते हुए दिखे हैं, उससे इनको काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट नंबर्स के हिसाब से जाएंगे तो जनवरी से नवंबर के बीच में टाटा मोटर्स की 84% की ग्रोथ इनके एसयूवी में होती दिखी है। साथ ही एम में 52% की सालाना ग्रोथ रही है, जबकि ह्यूंडई और किया की 8% और -1 डी ग्रोथ होती हुई दिखी है किया की। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आगे चलकर जो एसयूवी सेगमेंट का बेटन है वो टाटा मोटर्स और एम के हाथ में ही रहने वाला है। तो जो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना लगातार टाटा मोटर्स स्पेशली रिसेंटली बढ़ा रहा है, उसका फायदा डिविडेंड आने दिख रहा है। करेक्ट। चलिए, टाटा मोटर्स से ये है वो आपके लिए स्टॉक, और एम भी। जरा इन एसयूवी कंपनियां बनाने वाले, एसयूवी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों पर फोकस किया जाए। टॉप पिक क्या रहेगी आपकी, शरद जी जरा बताएं इस स्पेस में। टाटा मोटर्स हमारी टॉपिक रहेगी क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है और हम ये मान रहे हैं कि आगे चल के जेएलआर से भी होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए। और जैसा कि आप लोग भी अभी बात कर रहे थे, चाइना की ओपनिंग अप से टाटा मोटर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो मेरे हिसाब से अगले साल अर्निंग्स करीब 30 रुपये के आसपास आनी चाहिए, और 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो 600 रुपये के आसपास की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। तो 600 के लेवल्स आने चाहिए। 50% की अपसाइड यहाँ से शरद जी को दिख रही है। कल 650 के टारगेट्स भसीन साहब ने भी दिए थे टाटा मोटर्स पर, तो ये काउंटर अच्छी मूव दिखा सकता है। आइए आखिरी 10 मिनट आज की फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। और तेजी में अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स अब तो 200 पॉइंट से ऊपर दिख रहा है, डेज हाई पर 70 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजार डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। रुपया डेज लो पर है। कल की सारी गेंस गिव अप कर दी। 21 पैसे कल मजबूत था, आज 22 पैसे कमजोर है। अमेरिका के मार्केट्स के आज शाम खुलने का इंतजार है। सर बताएं, हम भी डेज हाई पर ही हैं, क्या करके जाना है? फिलहाल तो कोई ऐसी वजह है नहीं जिसकी वजह से आपको बहुत चिंता या डर लगे। कोरोना को लेकर न्यूज़ फ्लो नेगेटिव खत्म होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मॉक ड्रिल भी हो गई हमारी। शाम तक हो सकता है, रात तक जनरल न्यूज़ चैनल भी काफ़ी शांत हो जाए। और चाइना तो अपनी तरफ से जो करना था कहना था कर ही चुका कि भाई हम धीमे धीमे रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। 2 दिन पहले जिन लोगों को लग रहा था कोविड वापस आ रहा है, उनको अभी लग रहा है कि कोविड अब चिंता की बात नहीं। जो हम पिछले हफ्ते कर रहे थे कि चिंता मत करिए, हम ज़्यादा समझदार हैं, मैच्योर हैं, मार्केट के लिहाज से भी, हेल्थ के लिहाज से भी, कोविड को निपटने के लिहाज से भी। लेकिन वो डर तो डर ही है, क्या कर सकते हैं। डर के साथ अब कॉन्फिडेंस का वक्त है, लेकिन और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि कल आप जहां खुलेंगे वो पहला कंजेशन जोन होगा निफ्टी का 18,175 से 18,250। फ्रेश और बड़ी तेजी 18,250 के ऊपर बंद होने पर बनेगी। लेकिन फिर भी जिस तरह का मूड माहौल और जिस तरह से आज इंट्राडे में करेक्शन दिया है, वो ये इशारा कर रहा है कि कल भी आप तेजी के साथ खुलेंगे, मजबूत खुलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे में 18,000 का पुट ऑप्शन रखकर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। BTST के तौर पर करना चाहें तो एक ही कंडीशन पर करें कि अगर नीचे आएगा यहाँ से 100 पॉइंट नीचे और 18,025 के आसपास, तो मैं वहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा। इस कंडीशन पे आप खरीदारी करके 18,200 250 मिनिमम टारगेट, उसके अलावा फिर बाद में देखेंगे। ऐसा लगता है कि अमेरिकी बाजार भी एक अच्छी मजबूती के साथ तैयार होते हुए दिख रहे हैं। आज मुझे लगता है कि अमेरिका में भी एक अच्छा सेशन हो सकता है, इस बात के संकेत अभी तक दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 18 सेशन 43,000 के ऊपर बंद होने के बाद जब 43,000 के नीचे पहला ब्रेकडाउन हुआ था तो आप 41,600 तक पहुंचे थे। पहुंचने में आपने 5 दिन लगाए, बढ़ने में 2 दिन में वापस ऊपर आ गए 43,000 के आसपास। कल लिटमस टेस्ट है 43,000 के आसपास का, क्योंकि जो रुकावट की जगह है
वो 43,000 के आसपास क्लोजिंग के लिहाज से और इंट्राडे के हिसाब से 43,300-400 की रेंज में है। वहाँ पर वापस हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल रुझान बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन हैं 42,500 का आप पुट खरीद कर रख सकते हैं और इस वक्त तो आपको पुट सस्ते ही मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा महंगे हैं नहीं। परसों की एक्सपायरी है, हेजिंग जरूर रख ले क्योंकि कभी कभार कोई आज जैसे सुबह झटका मिला, ऐसा कोई गैप से एक बार नीचे खुल जाए किसी वजह से, तो आपको नीचे खरीदने की जगह रहे या फिर आपकी हेजिंग रहे। एक ही कंडीशन पे खरीद के जाएं कि अगर नीचे खुलेगा 0.5% नीचे और इंडेक्स तो कल हम खरीदेंगे, डरेंगे नहीं। तो आप ऐड करके जा सकते हैं, तेजी की पोजीशन बरकरार रखें। चलिए, भरोसा आ गया, तेजी की पोजीशन भी बरकरार रखें। भरोसा तो फ्राइडे को ही आ गया था, थर्सडे को भी था, फ्राइडे को भी था, बिल्कुल 100% था। एग्जैक्ट वही पॉइंट पकड़ना वो तो हमेशा पॉसिबल, वो भी एक्चुअली 17,825 17,900 पकड़े, वहां से तो कितना 50 ही नीचे गया, 75 तक गया, उसके नीचे तो बंद भी नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद करे परफेक्ट होने की तो हम भी चाहते हैं, हम हो नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। जितना हुआ ये बेस्ट, ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ये बेस्ट था, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 574 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है और स्टॉक के अंदर बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड टेस्ट करके बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहां पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 560 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है तो 560 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाबर में यहां से कुछ दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें ऊपर का पहला टारगेट बनेगा 590 रुपए का। 590 रुपए का लेवल निकलने के बाद 600 रुपए तक के लेवल डाबर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी जस्ट पुल बैक और बाउंस बैक शुरुआत हुआ है तो ये रैली अभी यहां से एक्सटेंड होनी चाहिए। 560 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 590 600 के टारगेट्स के लिए। ओके, अब तक सिर्फ एफएमसीजी था आज के बाजार में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट आखिरी कुछ मिनट में लग रहा है कि एफएमसीजी भी अब मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। एक तो डाबर पर सुमित जी की कॉल आपके लिए ऑलरेडी आती हुई दिख रही है और डेज हाई पर डाबर का काउंटर है, तो पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी डाबर में आपने देखी है। एस्ट्रल में भी पिछले कुछ मिनटों में एक बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी है। आरबीएल बैंक एक और एक्टिव काउंटर रहा है, यहाँ पर थोड़े फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। सिमी जी, एक बार आरबीएल बैंक का भी चार्ट देखें, एक्टिव रहा है और अच्छी मूव है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस पर कोई बीटीएसटी व्यू है? जी बिल्कुल, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा तेजी शो कर सकता है, स्पेशली जो जैसा रिकवरी बैंक निफ्टी में लो लेवल से देखने को मिला है। मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक ये भी चलेगा और करंट लेवल पर जिन्होंने खरीद रहा है मतलब बीटीएसटी के लिए पहला टारगेट 172 के आसपास रहेगा, 172.73 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। अगर 172.73 का रेंज पार करता है तो ये 180 तक भी जा सकता है। एक 2-3 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। टारगेट्स मैंने दे दिए हैं, सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ही कैरी करें। छोटे के स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। टारगेट्स हैं आपके सामने, बीटीएसटी ट्रेड की संभावना बन सकती है उस काउंटर पर। 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है आपके लिए। 125 अंकों की तेजी आपको आज निफ्टी ने दिखाई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार बंद होने के लिए तैयार है। चीन के कोविड कर्व्स हटाने की खबर की वजह से ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक्स सबसे आगे रहे, स्पेशली कमोडिटी प्लेस। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी टॉप 5 में से 4 कमोडिटी काउंटर्स आपके सामने आ रहे हैं। टाटा मोटर्स में भी अच्छी तेजी है, चाइना का बड़ा एक्सपोजर इनका भी है, तो पांचों के पांचों काउंटर्स ग्लोबल एक्सपोजर वाले सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं। आईटी में एक बाउंस बैक आया टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, विप्रो लीड कर रहा था उस बाउंस बैक को। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फी में भी आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी रही। एलएनटी, डिवीज लैब का बाउंस बैक था। अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स दोनों ही एक्टिव थे। ऑटो काउंटर्स भी आज एक्टिव थे। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, दोनों में आपने अच्छी खरीदारी देखी और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी करीब 1% ऊपर था, इसने भी बाजार को अच्छा सहारा दिया है। सिर्फ 10 स्टॉक्स नीचे क्लोज हुए हैं और उसमें भी आपके लिए टॉप लूजर एचयूएल 1% से कम गिरावट दिखाता हुआ। आईटीसी और नेस्ले में भी थोड़ी सुस्ती थी। ब्रिटानिया भी कमजोर था। तो एफएमसीजी का पार्टिसिपेशन उतना एक्टिव नहीं था, हालांकि अभी अभी हमने डाबर में खरीदारी देखी। उसके अलावा सन फार्मा और एनटीपीसी में भी हल्की फुल्की सुस्ती थी, बट नरमी बहुत कम थी और चुस्ती काफी ज्यादा थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार के पूरे फेवर में था। वायदा कारोबार की तरफ आए, जेएसपीएल 8% ऊपर, नाल्को, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। एनएमडीसी भी काफी एक्टिव था। इंडिया बुल्स हाउसिंग 6.5% उछलते हुए आपको दिखा। इसके साथ ही आपने देखा आरबीएल बैंक, इंडिया सीमेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, हनीवेल ऑटोमेशन, डिक्सन टेक, पीवीआर, रेन इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कैनफिन होम्स, बढ़िया खरीदारी इन काउंटर्स में बनी है।
अमर राजा वायदा कारोबार से बाहर आने की तैयारी में है, आखिरी कुछ दिन बचे हैं सीरीज में। 4.5% नीचे। टॉप लूजर वायदा कारोबार का लॉरस लैब्स, जहां पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इनके आंध्रा प्लांट में आग लगी है, 4 लोगों की जान भी गई है। 2% नीचे ये काउंटर था। एक्साइड अमर राजा के साथ साथ ये भी गिरा था, हालांकि ये वायदा कारोबार में बना रहेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में कमजोरी थी। MCX 1% नीचे। ट्रेंट, AB फैशन, नवीन फ्लोरिन, एस्कॉर्ट्स, एबट, कमिंस, गुजरात गैस और SBI लाइफ, ये कुछ और काउंटर्स थे जो आपको वीक दिखे। ब्रॉडर मार्केट लगातार दूसरे दिन शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको स्मॉल और मिड कैप स्पेस से आती हुई दिखी है और जबरदस्त खरीदारी यहां पर दिखी। KIOCL 10% ऊपर, CCL प्रोडक्ट 8.5% ऊपर, HEG और ग्राफाइट इंडिया यहां पर अच्छी तेजी। प्राज इंडस्ट्री शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर, 7% उछला है। इसके साथ ही IRFC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक सारे ही एक्टिव थे। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छी खरीदारी दिखी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये काफी एक्टिव था। जमुना ऑटो, महिंद्रा CIE एंड ऑफ कोर्स पूना वाला फिनकॉप कल 11-12% दौड़ा था, आज भी आपको 4% एक्टिव दिख रहा है। तो अनिल जी जबरदस्त एक्शन सर। 18,125 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी 250 अंक ऊपर बंद हुआ है, 42,900 के जस्ट नीचे, 875 के लेवल पर सर। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास क्लोजिंग मिली है डीप। कोई मतलब इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे, और वो भी तब जबकि दिन के दौरान आप अच्छे खासे लाल निशान में घूम के आए, सुबह सुबह मतलब कॉन्फिडेंस हिलाकर, कॉन्फिडेंस बढ़कर बंद होना अपने आप में बहुत अच्छा है। तो ये आज की आपकी क्लोजिंग। आप तो कह रहे थे 1 पॉइंट ही ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो 250 पॉइंट। भाई दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। हाँ, हम तो ज़्यादा मांगते ही नहीं है, दे देता ऊपर वाला तो क्या करें। बहुत बढ़िया है, तो जबरदस्त मोबाइल। मेरा पॉइंट सिंपल है जी, चढ़े तो भी धीरे धीरे, घटे तो भी धीरे धीरे, क्योंकि पिछले हफ्ते गिरावट से लोगों को तकलीफ नहीं है, स्पीड से तकलीफ हुई। वो मतलब सिग्नल देके नहीं आया ना, वो दिक्कत वो है। हाँ, अब बढ़ता तब भी ऐसे ही बढ़ता है ना, और इसलिए बढ़ने में भी जब सावधानी रखने की बात होती है, इसलिए होती है कि दिन के दौरान एक आध झटका ऐसा लगता है तो वहाँ फिर कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अब ये मार्केट है ऐसा, जो ऐसा तो है नहीं कि अपनी इच्छाओं के अनुसार चले, हम कहें उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आजकल तो ऐसी बात कोई नहीं मानता, न घर पे न कहीं बाहर। करेक्ट। सो इसलिए पेशेंस वाली बात है, पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा, बने रहेंगे तो पैसा बनेगा। इसका एक और एग्जांपल आपने देख लिया, 2 दिन में किस तरह से मूड माहौल बदलता है। आइए, बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया होना आम बात है, लेकिन ये बीमारी अब कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। इसकी वजह है खराब खान पान और अल्कोहल का सेवन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे तला भुला खाना, शुगर और शराब का डिमेंशिया से क्या कनेक्शन है और क्या डिप्रेशन भी है भूलने की बीमारी की एक वजह। संतुलित आहार से याददाश्त तेज करने में हमें कैसे मिलेगी मदद, इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त इस मामले की समझ रखने वाले एक्सपर्ट्स, थाली मेमोरी वाली, यानी कि आपको क्या खाना है जिससे आपकी याददाश्त बनी रहे। सबसे पहले तो आपको ये याद रहे कि आपने खाया क्या था, और दूसरा ये याद रहे कि आपको खाना क्या है। इन सब पर हम करेंगे विशेष चर्चा। आज हमारे पैनल के साथ जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, जानी मानी वो न्यूरोलॉजिस्ट है एम्स से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। निधि साहनी जी हैं, जो कि जानी मानी न्यूट्रिनिस्ट हैं, जो बताएंगी क्या खाया जाए, क्या पिया जाए। ओके, तो ये खास शो 6 बजे मिस मत कीजिएगा, 5:56 पर थाली मेमोरी वाली। आज हम आपको बताएंगे कि नए साल में टैक्स प्लानिंग कैसे करें, कहाँ निवेश से बचेगा टैक्स, और 31 दिसंबर को बिलेटेड रिटर्न भरने की है आखिरी तारीख। तो अब की बार चुके लगेगी पेनल्टी। शाम 6:26 पर मनी गुरु में हम आपकी कराएंगी तैयारी, टैक्स बचाएं मुनाफा भी कमाएं। हमारे साथ होंगे 2 जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, सुनील गर्ग साहब, मुकेश गुप्ता साहब। नौकरी पेशा लोग अब वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह कि वर्क फ्रॉम होम के लिए कई लोग कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हैं। ये आया है एक रिपोर्ट में, और उसका नाम है पीपल एट वर्क 2022 का सर्वे। भारत समेत 17 देशों में किए गए इस सर्वे का होगा विश्लेषण। जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम की लत लग गई, ये हमारी आज की कवर होगी स्टोरी, वर्क फ्रॉम होम की लत लग गई। और चीन में कोरोना हो या सरकार, दोनों के हालत ठीक नहीं दिख रहे। चीन में जब से कोरोना विस्फोट हुआ तब से चीनी सरकार ने पूरा ओपन अप करने का ऐलान किया है। इससे संक्रमण फैलने का और खतरा हुआ है पैदा। जानेंगे कि कैसे चीन की लापरवाही दुनिया के लिए पड़ सकती है भारी। कोरोना फूल, चीन रहा खुल, ये आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी है जिस पर आपको करना है फोकस। तो ये है आज शाम का आयोजन।
18,132 पर 117 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने की है समाप्ति। सेंसेक्स 361 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ और बैंक निफ्टी 229 पॉइंट ऊपर बंद होकर 42,850 के आसपास आज के सेशन की समाप्ति करता हुआ दिखा। धन्यवाद देने का वक्त है और धन्यवाद दिया जाएगा शरद जी से लेकर सीवी जी, दोनों कोलकाता से हैं, और धन्यवाद दिल्ली वालों को भी दे दिया जाए, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और मुदित जी। ओहो, आज मेजॉरिटी थी, बहुत भारी पड़ रहे हैं दिल्ली वाले। अकेला मोर्चा संभालते हुए मुंबई का सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।